हाँ जी सर, क्या हाल चाल? सो हेलो 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 एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। यस सर, आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आपके सीएमए इंटरमीडिएट की जर्नी के। ठीक है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप वन किया रहेगा, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे जिसने फर्स्ट ग्रुप किया रहेगा। ठीक है, बट अपनी क्लास आज शुरू हो रही है ना, अपन आज फ्रेश माइंड से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लियरिंग योर फाउंडेशन एग्जाम्स। यस, आपने जो आपका एंट्री का पड़ाव था, एंट्रेंस एग्जाम आपकी क्लियर कर ली है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एंड आप क्या, बस दो ही लेवल है सर। इंटर क्लियर करेंगे, फिर फाइनल क्लियर करेंगे, उसके बाद क्या मजे ही मजे, पैसा ही पैसा होगा। यस सर। तो इसी जोश के साथ शुरू करते हैं आपने पेपर नंबर 11 एफएमडीए की क्लासेस का शुभारंभ। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सो मैं हूँ सीए उत्कर्ष मेहता। यस, सीए उत्कर्ष मेहता, आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट ही पढ़ाता हूँ। मतलब सीए इंटर हो, सीए में इंटर हो, सीए फाइनल हो, सीए में फाइनल हो, कोई हर जगह पे मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाता हूँ। ठीक है सर, एक्सक्लूसिवली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, ये मेरा पहला प्यार है। नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई और मिली नहीं या फिर मैं सिंगल हूँ। हाँ, ये सब बातें अपनी क्लासेस के टाइम होती रहेगी। ठीक है, आप बाकी चीजों में समझदार हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही था मेरा क्विक इंट्रोडक्शन। बाकी बातें तो अपनी क्लासेस के दौरान होती रहेगी। हम लोग जैसे इतने 60-70 लेक्चर्स हमको साथ में बिताने। ठीक है, तो एक साथ हम एक दूसरे को पहचानना स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में था। ऑब्वियसली आज हम सब्जेक्ट को पढ़ने आए हैं। अब मेरे बारे में, आपके बारे में हम लोग जानते ही रहेंगे। विद द ब्रैच अपना स्ट्रॉन्ग जो है वो बॉन्ड जो है ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज आपको कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना तो क्लासेस में क्यों आए। यस, कुछ नहीं करना मतलब आपको लिखना वगैरह कुछ नहीं है। आपके पास जो पेन है, पेपर है, बुक्स वगैरह लेके आए हो, फर्स्ट डे में वो जैसा जोश रहता है ना, ठीक है, तो आज के दिन क्या करो, थोड़ा सा सब कुछ साइड में रख दो। आज हम बातें करने वाले हैं। मतलब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सब्जेक्ट के रिलेटेड ही बातें करने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, सब चीजें साइड में रखो एंड आराम से सुनो। हम लोग है ना एक इंटरेक्टिव सेशन रखने वाले। इंटरेक्टिव सेशन मतलब कि क्या करेंगे हम, मैं आपको एक ना थोड़ा बहुत इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, सब चीजें बताऊंगा। हमारा हर एक सेशन, फर्स्ट सेशन से लेके लास्ट सेशन तक, हर एक सेशन जो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। आप सोचोगे सर हम तो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, बट हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे। आप वहां पे हो, मैं आपके सामने हूँ। यस, ऑन द कैमरा भी आप बात कर सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। ठीक है, मूवी देखते हो ना, मूवी देखते टाइम कभी ये फील होता है क्या, नहीं यार मेरे सामने थोड़ी मूवी चल रही है तो क्या मजा आएगा। मूवी देखते टाइम तो अपने आप इंटरेस्ट आता है ना। तो ठीक है, ये सब्जेक्ट कैसा है ना, एकेडमिकली आपके लिए थोड़ा सा न्यू सब्जेक्ट है। सो एक दो दिन आपको क्या लगता है, थोड़ा सा हेवी लग सकता है। बट विद द टाइम थोड़ा बहुत अपने आप को टाइम देना। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट सिर्फ आप ही को हेवी लग सकता है, ये सब्जेक्ट है ही न्यू। ठीक है, दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट सिर्फ अभी के लिए समझना, ऐसा लग रहा है आपको ये सब्जेक्ट न्यू है। ठीक है, ये लाइन सिर्फ याद रखना, थोड़े बहुत टाइम बाद मैं इस पॉइंट पे आने वाला हूँ। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ना आपके लिए। आपको ऐसा लग रहा है ये सब्जेक्ट न्यू है, सो कुछ टर्म्स जो है वो आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन मत लो, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, सबको यही लगता है। मैं भी अपने टाइम पे जब स्टूडेंट हुआ करता था, फर्स्ट डे पे ऑब्वियसली कैसे सब समझ में आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही नया है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना वास्ट सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा करियर वाइज आपको ग्रोथ एंड पैसा कमा के देने वाला है। तो थोड़ा बहुत तो ये सब्जेक्ट को हमें टाइम देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब पेन पेपर साइड में रख लो, एक डिस्कशन सेशन रखेंगे। एक डिस्कशन सेशन क्यों रखते हैं हम लोग कि हमेशा हमारा सेशन इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि आप क्या है ना, आप हो वो जेनजी जनरेशन, ठीक है, रील्स वाले, शॉर्ट्स वाले, सो आपका है ना और अटेंशन स्पैन है ना ऑटोमेटिकली कम रहता है। तो इधर अगर मैं एक ऐसा सेशन रखूं कि मैं सिर्फ आके आपको बताऊं कि भाई भाई ये देखो, ये कंसेप्ट है, ये इसका आंसर है, ये ऐसा ऐसा समझ लो, आप है ना वहां से ऐसे प्रवचन की तरह देखते बैठोगे। ठीक है, सो प्रवचन देखने नहीं आए हो, अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, अपना सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है सर, बाकी बातें होती रहेगी। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट पॉइंट। मुझे एक बात बताओ, क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपने तो पढ़ने तो आ गए सर, पढ़ने आ गए ना, आप बताओगे हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट
जैसे अपना इनकम टैक्स एक्ट है, अपने लॉज़ है, कंपनी लॉ है, ठीक है? एज़ फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंड एस है। क्या ये इस तरह फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई रूल्स है, सेट्स है, लॉ है, रेगुलेशन है, एक्ट है, क्या है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें से कुछ भी नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट पैसे के रिलेटेड आप कैसे चीजों को डील करते हो, पैसे के रिलेटेड आप कैसे डिसीजन। ये कंप्लीट एक बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, रियल लाइफ में जो सबसे ज्यादा यूज होता है। इसलिए मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि एकेडमिकली आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, बट ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो। मतलब भले आपको कोई शॉपिंग भी करते जाना रहेगा, तो आप भी लेके जाते हो ना, सिर्फ मेरे पास कितने रुपए, मेरे पास 500 रुपए। भाई 500 रुपए ही मेरे को सिर्फ 500 रुपए में ना जो भी है शॉपिंग करनी है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट एक पैसे को आप किस तरीके से मैनेज करोगे, आपके पास जो पैसा है आप उसको कैसे मैनेज करोगे, ये इस सब्जेक्ट से थ्रू हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। क्या करेंगे ऐसे कि जिसको हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा पैसे को अच्छे से हम यूज करें, अच्छे से यूटिलाइज करें, इस पैसे से ये हम और पैसा कैसे कमा पाए, इस पैसे से हमारा और रिटर्न्स कैसे ज्यादा कमा पाए, ये सब हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो मुझे एक बात बोलो, फॉर एग्जाम्पल से आपके पास है ना, आपके पास क्या है, आपके पास है 10 करोड़। सर 10 करोड़ इतने पैसे, यस, पास हो जाओगे तो कमाओगे ना। अब भी सही तैयारी करो उस चीज की। तो 10 करोड़ रुपए आपके पास है, तो क्या आपके 10 करोड़ रुपए मोदी जी आके आपको बताएंगे क्या कि बच्चों, भाई और बहनों, इस 10 करोड़ रुपए को ना आपने क्या करना चाहिए, एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस 10 करोड़ रुपए को अपने इथेनॉल के कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा बताएंगे क्या मोदी जी? नहीं भाई, आपका पैसा है, आपकी मर्जी। हाँ, बट आपकी मर्जी मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप कई इलीगल एक्टिविटीज में इसको यूज करो और बोलोगे सर मेरा पैसा मेरी मर्जी, आप ही ने तो बोला था, ठीक है? तो ऐसा नहीं है। आपको आपका पैसा कैसा यूज करना है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। या फिर कॉकरोच जनता पार्टी आके इस प्रोटेस्ट करेगी क्या, भाई तूने 10 करोड़ रुपए को ठीक से यूज नहीं किया, आप हम जंतर मंतर पे आंदोलन करेंगे, नहीं। तो ये पैसे को आपको कैसे डील करना है, ये इस सब्जेक्ट के थ्रू हम अच्छे से पढ़ते हैं। आपको पता रहेगा कि बहुत सारे न्यूज़ में आपने सुना रहेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इस सब्जेक्ट की कम है, इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। तो भाई आपके पास एक बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है इस सब्जेक्ट में एक्सेलेंस करने की, इस सब्जेक्ट में ग्रोथ लाने की, कि जिससे आपको दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जैसे लोग आजकल थोड़े बहुत एजुकेट कर रहे हैं, थोड़े बहुत लोग आजकल स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चालू हो गए सब तरफ। मतलब एफडी, पहले क्या होता था, अपने घर वाले क्या बोलते थे, एफडी में इन्वेस्ट करो, फिर से अपना सेफ रिटर्न करो, गोल्ड करो, सिल्वर करो, ठीक है? आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी से लेके हर एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी वाइज भी बहुत अच्छे से ये सब्जेक्ट हेल्प करने वाला है। वो पॉइंट आगे आने ही वाला है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप बेसिकली क्या करते हो, पैसे को अच्छे से मैनेज करना जो है वो सीख। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है? सपोज करो कि आपकी ना एक गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं तो आपके मजे, आपकी गर्लफ्रेंड है और आपका एक बेस्ट फ्रेंड भी है, वो बोलता है ना भाई जिगर का टुकड़ा है भाई, ये एक वैसा बंदा जो है वो कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? बट आपकी ना एक दुविधा है, उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है, उन दोनों का बर्थडे एक ही दिन आता है। तो क्या लगता है आपको कि आप खुद होके डिसाइड करो, आप किसको महंगी गिफ्ट दोगे, आपके भाई को ज्यादा महंगी गिफ्ट दोगे, आपके दोस्त को महंगी गिफ्ट दोगे, या आप आपके गर्लफ्रेंड को ज्यादा महंगी गिफ्ट? सर बिना पूछे ही व्हाट ऑब्वियस सवाल है, ठीक है? क्या जवाब है इसका, जवाब मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको समझ गया। बट क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपने खुद होके डिसाइड किया कि आपको आपके पैसे को किस तरीके से यूज करना है? तो आपको कहाँ लगता है कि भाई मैं अगर ये पैसा किधर इन्वेस्ट करूंगा, ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, ठीक है? बाकी चीजों में तो आप स्मार्ट हो ही। तो ये सब हम क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ऑब्वियसली ये तो अपने बहुत ही छोटे छोटे एग्जांपल्स हो गए, हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कि कैसे अपने मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई, और बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे मैनेज करते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट वगैरह काम करता है, ये सब चीजें इसी एक ही सब्जेक्ट में आती है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इन शॉर्ट, वापस से बता रहा हूँ क्या करेंगे, पैसे का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को करते हैं। यस सर, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है? तो इज दिस सब्जेक्ट एज फाइनल लेवल एट एज वेल, क्या ये सब्जेक्ट हमें फाइनल लेवल पे भी पढ़ना है? ऑब्वियसली
ठीक है? अभी आपको ये सब्जेक्ट दिखता रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। मैं आपको इस सब्जेक्ट का ब्रेकअप भी बताऊँगा। अभी ये इंटर में आपको सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का पूरा सेम सब्जेक्ट आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फाइनल लेवल पे भी देखने को मिलता है। वहाँ पे ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में मैं आपको बताता हूँ। अगला पॉइंट अपना वही है, तो दोनों पॉइंट्स आपके साथ में कवर हो जाएँगे कि इंटर लेवल पे आप क्या करते हो, आप पैसे के बारे में समझते हो। जस्ट बिकॉज़ वो बोलते हैं ना, आपने वो बुक का नाम सुना रहेगा साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी मतलब क्या, कि पैसे को कैसे यूज करना है, हाउ टू मैनेज मनी एंड सारी चीजें पैसे के रिलेटेड बेसिक्स जो है वो हम इस लेवल में, इंटर लेवल में पढ़ते हैं। एंड फाइनल लेवल पे आपको बेसिकली स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजें आती है। सर, हम तो सोच रहे थे आप अभी से हमको स्टॉक मार्केट के बारे में बताओगे, हम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, पार्टी करेंगे, यस। बट आपने तो दिल तोड़ दिया। यस, होता है। तो क्या है ना, देखो, लॉजिकल सी बात है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक बात बताओ, चलो, आपने कभी देखा रहेगा कि आपने वो जन्नत मूवी देखी है क्या? जन्नत मूवी में वो क्या करता था, ऐसे बेटिंग लगाता था। किस पे बेटिंग करता था? क्रिकेट के मैच पे बेटिंग करता था। एग्जाम्पल है, इलीगल है, मैं मूवी का रेफरेंस दे रहा हूँ, बेटिंग बेटिंग करना गलत बात है, ठीक है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाकी सब आपकी जिम्मेदारी, मैंने कुछ नहीं बताया। तो क्या आपको लगता है कि वो जन्नत मूवी में बेटिंग करता था, या फिर कोई भी क्रिकेट के गेम पे बेटिंग करता है, या किसी भी गेम में बेटिंग करता है, क्या वो बेटिंग में एक्सपर्ट है या वो क्रिकेट के गेम में भी एक्सपर्ट है? ऑब्वियसली वो बेटिंग में तो एक्सपर्ट है ही, बट उसके साथ साथ उसको क्रिकेट का भी तो अच्छा खासा नॉलेज रहेगा ना। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि, अगर आप मेरे को बोल रहे हो सर हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ अभी से ही स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीख, तो ठीक है ना, आप सीख सकते हो, बट सबसे पहले एक बेसिक्स आपको पैसे के बारे में, पैसे की साइकोलॉजी कैसे होती है, हाउ पैसा वर्क्स, मतलब वो बेसिक चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप कैसे कमा पाओगे, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट डे पे ही हमने, जैसे कि वो स्कूल में भी आपने पढ़ा रहेगा, अपन आपने जब स्टार्ट किया तो एबीसीडी से स्टार्ट किया था, एंड एंड में जाके आप पूरे के पूरे लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गए थे। सिमिलर चीज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। तो इंटर लेवल पे हम क्या करते हैं, इंटर लेवल पे हम बेसिकली पहले बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस में पैसे कैसे लगाते हैं, वो पैसे को मैनेज कैसे करते हैं, वो सीखते हैं। एंड फाइनल लेवल पे हम एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, कि मेरे पास अब पैसा है, ठीक है, फाइनल लेवल पे जब तक आप आर्टिकलशिप वगैरह करोगे, खुद का कुछ तो पैसा आ जाएगा ना, तो उस पैसे को फिर आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, ये सब हम फाइनल लेवल पे पढ़ने, ठीक है? तो निराश मत हो, ये चीजें भी है ना, बहुत ही आपको काम आने ही वाले हैं। तो ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट? सर, ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट मतलब क्या? खूबसूरत सब्जेक्ट है क्या? यस, बहुत ही खूबसूरत। ये सब्जेक्ट है द मोस्ट कोरिंग एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ये है मोस्ट कोरिंग एंड मोस्ट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। सर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? नॉट जस्ट बिकॉज ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ इसके लिए ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये सब्जेक्ट एक्चुअल में प्रैक्टिकल है। जैसे कि मैंने 2-3 एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही दे दिए, एक बर्थडे वाला एक्सपीरियंस एग्जांपल दे दिया, आपके खुद के पैसे जो है वो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। मतलब क्या, कि भाई ये सब्जेक्ट, भले आप बोलोगे सर मुझे फाइनेंस फील्ड में काम करना ही नहीं है, तो क्या हुआ, आप कहीं पे भी काम करोगे ही ना। आप कहीं से भी काम करोगे, जॉब करोगे, सैलरी करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खुद का बिजनेस करोगे, बट एट द एंड आपके पास पैसा जो आएगा ना, एट द रिटर्न आप पैसे ही लोगे ना। तो एट द एंड आपको खुद के पैसे को भी मैनेज करना आना चाहिए। तो ये सब इस सब्जेक्ट में आपको सीखना है। मतलब ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तो हम ये सब्जेक्ट काम में लेने ही वाले हैं, बट रियल लाइफ में अगर कोई सब्जेक्ट सबसे ज्यादा काम में आता है वो है पैसा, विटामिन एम। आपने सुना रहेगा कि भाई लाइफ में वो बोलते हैं ना, विटामिन ए जरूरी है, विटामिन बी जरूरी है, विटामिन सी जो भी है वो जरूरी है, बट उसके साथ साथ सबसे पहले विटामिन एम जरूरी है, विटामिन मनी जरूरी है। जब तक आपके पास पैसा ही नहीं है, आप बाकी के विटामिन कैसे कंप्लीट कर? यस। तो चलो, मैंने आपको एक प्रैक्टिकल अपना एग्जाम ओरिएंटेशन भी लिया था, उसमें भी मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। चलो मैं आपको वापस से वो चीजें बता देता हूँ। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, बोथ इंटर एंड फाइनल लेवल। ये बातें अपने हो गई थी। बट रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन डे टू डे लाइफ। ऊपर से अगर आप चाहते हो कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी वाइज भी इस सब्जेक्ट में करना है, तो करियर अपॉर्चुनिटी वाइज भी ये है वन ऑफ द मोस्ट 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 अर्निंग फील्ड। मतलब एक ऐसी फील्ड जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो पैसे जो है मिलते हैं। ऐसा क्यों? चलो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ, ऐसा ना हो जाए कि सर आप सिर्फ बता रहे हो, आपका खुद का सब्जेक्ट है इसलिए तारीफ। चलो मैं दो सिनेरियो आपको दूं। इंटर क्लियर करने के बाद आप फर्स्ट चीज जो करोगे, आर्टिकल चेक करोगे, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, दो दोस्त हैं, एक हो आप,
ठीक है? जो आप क्या कर रहे हो, आप है ना फाइनेंस फील्ड में आर्टिकलशिप कर रहे हो, वैल्यूएशन की फील्ड में आर्टिकलशिप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह ये सब चीज़ों में बताऊँगा आपको, हल्लू-हल्लू बताऊँगा। एक काम करो, ऐसे बताओ कि आप है ना फाइनेंस की फील्ड में आर्टिकलशिप, तो वहाँ पे आपने क्या किया, और आपका एक दोस्त है जो किसमें प्रैक्टिस करता है, वो टैक्सेशन में प्रैक्टिस करता है, लॉ में प्रैक्टिस करता है, जीएसटी में प्रैक्टिस करता है, व्हाटसएवर। पहले ही बता दूं, मैं किसी भी फील्ड को यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये फील्ड हाईएस्ट पेइंग क्यों है, मैं उसके बारे में बता, हर एक फील्ड अपनी जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक का अपना रोल है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई सिर्फ पूरी दुनिया फाइनेंस फाइनेंस करते रहे और बाकी सारी चीजें छोड़ दे, तो भाई फाइनेंस भी ऑटोमेटिकली डूब जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा था, आप हो और आपका दोस्त है, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हो, ये है आपका दोस्त, और ये हो आप। ठीक है? सर ड्राइंग इतनी गंदी क्यों है आपकी? क्योंकि मैं ड्राइंग नहीं पढ़ा था। आपका दोस्त किस में काम करता है? आपका दोस्त काम करता है टैक्स में। और आप किस में काम करते हो? आप करते हो काम फाइनेंस में। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके दोस्त ने क्या किया, आपके दोस्त ने आपके क्लाइंट को कॉल किया, उसके क्लाइंट को कॉल किया और बोला सर सुनो ना, टीडीएस की डेट आ रही है, टीडीएस मतलब आपको पता रहेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आपको हर महीने डिपॉजिट करना पड़ता है। मतलब टीडीएस की डेट आ रही है, प्लीज मुझे डेटा भेजो, मुझे टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, उसके बाद वो हर महीने फोन कर रहा है, सर एडवांस टैक्स की डेट आ रही है, मुझे एडवांस टैक्स के लिए डेटा भेजना है। फिर वो फोन कर रहा है, सर जीएसटी का डेट आ रहा है, जीएसटी का डेटा भेजो। तो आपको क्या लगता है, एज अ बिजनेसमैन, क्या वो इन कॉल से इरिटेट होगा या नहीं होगा? वो बोलेगा भाई यहाँ पे एक तो मैं धंधा करूं या इस गवर्नमेंट को पे करूं, कितना सारा टैक्सेस में पैसा जा रहा है। ऑन द अदर हैंड आप क्या कर रहे हो, आप फाइनेंस फील्ड में जॉब कर रहे हो, फाइनेंस फील्ड में आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपने आपके क्लाइंट को कॉल किया और बोला सर सुनो ना, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करोगे ना, मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा उस शेयर का, बट अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, अगर उस शेयर में आप सिर्फ कुछ पैसे इन्वेस्ट करोगे ना, आप श्योर शॉट 10% रिटर्न कमाओगे। आप श्योर शॉट है ना 10% रिटर्न कमाओगे। क्या लगता है आपको, क्लाइंट किसकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, ये फाइनेंस वाले बंदे की जो इसको 10% रिटर्न कमा के दे रहा है, या इसकी जो उसका कंप्लायंस कर रहा है? यस, ऑब्वियसली टैक्स वाले पर्सन का रोल इंपॉर्टेंट ही है, अगर कंप्लायंस नहीं करेगा तो उसका नुकसान होगा, उसको पेनल्टीज देनी पड़ेंगी, फाइन्स देनी पड़ेंगी, सब कुछ है। बट एज अ ह्यूमन मेंटेलिटी वो है ना, इस बंदे को ज्यादा फोकस करेगा, वो खुद के काम, अगर कोई काम करता भी रहेगा ना, वो बोलेगा भाई ये काम मैं बाद में कर लूंगा, 10% कमाने की अपॉर्चुनिटी है वहां पे। ये वो बोल रहा है मैं एक महीने में आपको 10% कमा के दूंगा, भाई मतलब 1 लाख रुपए लगाओ, 10,000 रुपए कमाओ, 1 करोड़ रुपए लगाओ, 1 करोड़ रुपए लगाओ, 10 लाख रुपए कमाओ, ये अरे सर। तो वो ऑब्वियसली फाइनेंस वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो बेसिकली फाइनेंस फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो यहाँ से क्या होता है, आपको मनी टर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो ऑब्वियसली ये फील्ड है ना, बहुत ही ज्यादा पेइंग फील्ड होती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको पैसे जो है मिलते हैं करियर अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि ये इंसान आपको पता ही रहेगा, अपने देश के मोटा भाई, यहाँ पे भी इनकी कंपनी में, जो कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी बहुत ही हमेशा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है, बहुत सब कुछ करती है। तो इनके ट्रांजेक्शन छोटे मोटे रहेंगे या बड़े रहेंगे? सर इंडिया के सबसे बड़े ट्रांजेक्शन इनके रहेंगे, अदानी जी है वो अलग बात, बट ठीक है, फिर भी सबसे बड़े अब ट्रांजेक्शन इनके। तो क्या लगता है, ये इनके फाइनेंशियल टीम में इनके जो हेड ऑफ फाइनेंस रहेगा, हेड ऑफ फाइनेंस को क्या बोलते हैं पता आपको? Yes? तो हेड ऑफ फाइनेंस होता है, उसको बोलते हैं CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कोई भी चीफ फाइनेंस ऑफिसर नहीं बोलेगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंस ऑफिसर मतलब वो क्या करेगा, पूरे कंपनीज के पैसे मैनेज करेगा, और ऑब्वियसली उसको पैसे भी ऑब्वियसली ज्यादा मिलते रहेंगे। ठीक है, ये भाई आपको पता रहेगा, ZNMD मूवी देखी रहेगी, मुशी मुशी यामा मोशी। ये क्या करता है, ये स्टॉक ब्रोकिंग में काम करता है, पहले फाइनेंशियली बहुत गरीब दिखाता है, बट ये जब से स्टॉक मार्केट में काम करता है तब बहुत ही ज्यादा पैसा छापता है। उसके बाद ये अपना हर्षद मेहता भाई, ठीक है, उसके साथ ये इंसान, अगर आपको पता नहीं रहेगा, केतन पारेख, ये सीरीज में दिखाया अलग है, बट ये भी एक्चुअल में सीए है, ये बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब फाइनेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, एंड ये बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। सो फाइनेंस फील्ड में आपको कोरियर अपॉर्चुनिटी वाइज भी बहुत ही ज्यादा जो है स्कोप देखने को मिलता है। तो यूजफुल
फॉर होल ऑफ योर लाइफ, ऑब्वियसली पूरे लाइफ में आपको ये यूजफुल होने वाला है। कवर्स बिजनेस प्लस पर्सनल प्लस बिजनेस फाइनेंस, ऑब्वियसली हमने क्या बोला, हम इंटर लेवल पे क्या करने वाले हैं, एज अ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको कंपनी ने हायर किया कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जॉब करो, हमारे कंपनी के फाइनेंसेस मैनेज करो, या फिर आपने खुद का भी बिजनेस डाला, तो किस तरीके से आप फाइनेंसेस को, पैसे को मैनेज करोगे, ये सब चीज हमको यहाँ सीखने को मिलती है। एंड पर्सनल लेवल पे तो ऑब्वियसली आप करोगे ही करोगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिलेवेंट फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर फाइनेंस एज अ करियर, मतलब अगर कोई ऐसा इंसान रहेगा जिसको फाइनेंस में ही जॉब करना है, तो उसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ही। एंड जो नॉर्मल अलग फील्ड में जॉब करना है, बट एट द एंड वो तो पैसे ही कमाएगा ना। ऐसा कोई है कि आपके इंसान की जो पास होने के बाद सीएमए बनने के बाद बोलेगा कि नहीं सर, हम क्या करेंगे पता है क्या, हम लोग उसके बाद है ना सब मोह माया छोड़ देंगे, हम लोग सिर्फ इस डिग्री लेने वाले थे, उसके बाद हम 1 रुपया भी नहीं कमाएंगे, हम सब संन्यास ले लेंगे। तो उनको ये सब्जेक्ट रिलेवेंट है नहीं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पास उसके लिए तो आपको सीएमए बनना है ना, सीएमए बनने के लिए तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहली बात आती है पेपर पैटर्न। यहाँ से मैं आपको कुछ चीजें ना इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना पेपर आता है 100 मार्क्स का। सर ये आपको हमें पता है। इट इज डिवाइडेड एज अंडर, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट है 80% एंड डेटा एनालिटिक्स है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अपना 80% एंड डेटा एनालिटिक्स अपना है 20। मतलब क्या, कि 100 में से 80 मार्क्स का पेपर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखने को मिलेगा और 20 मार्क्स का पेपर डेटा एनालिटिक्स। इसमें भी कैच है, सब कुछ है, विद द टाइम मैं आपको हलो हलो सब कुछ बताऊंगा। ऑब्वियसली फर्स्ट डे है अपने बैच का। तो यूजुअली ये आपका दिया हुआ सिलेबस है कि 20% डेटा एनालिटिक्स एंड 80% फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं आपको बता दूं क्लियर कट डे फर्स्ट पे ही कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स ये कंप्लीटली अलग अलग सब्जेक्ट है। हम पढ़ाई करते टाइम भी कंप्लीटली दोनों को अलग पढ़ने वाले हैं। पहले हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम पूरा का पूरा डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे। Yes? जैसे जैसे हम इस बैच को कंटिन्यू करेंगे, आगे आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप आती रहेगी। बहुत सारी चीजें जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट के साथ साथ समझना चालू। कैसा रहता है कि अब भी मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, तो एक रहता है ना कि फर्स्ट डे आज, तो आज आपका बहुत ही ज्यादा जोश रहता है। सर हमको आज ही सब जानना है, आज ही हमको करना है, सर बता दो, सर हमको सुनना है। ठीक है, तो वो क्या है ना, मैं आपको बता तो दूंगा, बट क्या आपको समझ में आएगा? अभी तो आप सुन लोगे बट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले पूरा सिलेबस क्या है एक्चुअल में थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, एंड उसके बाद आपको बाइफरकेशन, ऑब्वियसली जो चीजें है ना आपको समझ में भी आए। तो ये जो जोश है ना, ये सिर्फ फर्स्ट डे के लिए कायम मत रखो, थ्रू आउट द बैच कायम रखो। आपको सिर्फ एक चीज करनी है इस बैच में, आपको सिर्फ लेक्चर ऑन करना है। बाकी के बाकी 2 घंटे आपके कैसे अच्छे से पढ़ाई होगी, सारी सॉल्विंग होगी, उसकी जिम्मेदारी जो है ना आपको सिर्फ मुझ पे छोड़नी है। आपको ये बैच लेने के बाद किसी भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ लेक्चर प्ले करना है। बाकी आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी लेक्चर्स अच्छे से होने की एंड क्लास में आपका रिटेंशन भी रखने की। ठीक है सर। तो कोई भी टेंशन मत लो, दिस सब्जेक्ट दिस क्लासेस इज गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स। क्लियर है सर। तो पेपर पैटर्न में आपको पता है, जैसे कि 30 मार्क 30% आपके एमसीक्यू आते हैं, 30% मतलब 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं। 30 मार्क के एमसीक्यू आते हैं आपके, जिसमें आपको 15 पूछे जाते हैं इंटू 2 मार्क्स ईच, मतलब 30 मार्क्स के एमसीक्यू हुए जो होते हैं कंपलसरी। कंपलसरी मतलब कि आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो है दिया नहीं जाता। ऐसा नहीं होगा कि आपको 20 एमसीक्यू दिए रहेंगे एंड आपको वो बोलेगी कि भाई अब तेको जो 15 पसंद है तो वो 15 सॉल्व कर। ऐसे नहीं होता है। आपको 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स के सॉल्व करने रहते हैं, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों चीज आती है। मैं हल्लू हल्लू आपको सारी चीज बताऊंगा। एंड 70% मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। सारे क्वेश्चंस का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिया गया है आपको। कि डिस्क्रिप्टिव में आपको मिलेगा 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, जहां पे आपको 7 क्वेश्चन पूछेंगे और 14 मार्क्स। सर 7 इंटू 14, 7 इंटू 14 70 थोड़ी होता है सर, गलत पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, इसमें से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेंड करने रहते हैं 14 मार्क के। मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता दूं कि आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। ठीक है, क्वेश्चन 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B एंड रिस्पेक्टिव। तो ए आता है 7 मार्क्स का, बी आता है 7 मार्क्स। तो आप जब भी, अगर आपने डिसाइड किया कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अटेंड करना है, तो उसमें आपको ए एंड बी कंपलसरी अटेंड करना पड़ता है। आपको मेन क्वेश्चन में ऑप्शन है, सब क्वेश्चन अटेंड करने का ऑप्शन नहीं।
आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे 2 का ए आता है और 5 का बी आता है, तो मैं 2 ए सॉल्व करूँगा और 5 बी सॉल्व करूँगा, नहीं। आपको 14 मार्क्स के, ये जो 14 मार्क्स है, उसमें के 5 क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करने रहते हैं। क्लियर है सर? फाउंडेशन बेटर था ना इससे? एमसीक्यू करो, मज़े करो। यस। चलो, बढ़े आगे। तो सिलेबस में अपना बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल है, मेजॉरिटी जो है सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक आध दूसरा टॉपिक जो है वो थ्योरी है, कौन सा है मैं आपको बताऊंगा, अभी नाम बता के कोई मतलब है नहीं, मुझे आता है। बैच में ये मत करने आओ कि भाई सर को कितना आता है हम वो देखेंगे, नहीं। बैच में आते टाइम आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि आपको जब भी आप बैच देखोगे ना, आपको सिर्फ एक ही माइंड से देखनी है। वो बोलते हैं ना कि एक 3 इडियट्स में भी वो एक डायलॉग था, ठीक है, कि इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, जस्ट बिकॉज क्लास चालू है वो मत पढ़ो। आज कुछ तो भी नया सीखने को मिलेगा, आज जेन्युइनली कुछ तो भी अच्छा सीखने को मिलेगा, उस इंटेंशन से जो भी है लेक्चर्स देखो, आपका लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बेहतर। तो ये हो गया अपना प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। जो डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट है वो तो पूरा का पूरा थ्योरी है, एंड एफएम में तो थोड़ी बहुत थ्योरी पूछी जाती है, क्या है कैसे है मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास में आते टाइम में ना इस इंटेंशन से मत आओ कि जस्ट बिकॉज लेक्चर्स है करने हैं। एक इस इंटेंशन से लेक्चर्स देखो कि जेन्युइनली आज कुछ तो भी नया सीखने को। ये लेक्चर्स ऑब्वियसली हम आपको पूरी की पूरे इतने बेहतरीन तरीके से ड्राफ्ट करके देंगे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बोर होने की कोई भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि हम आपको हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड, हर एक चीज प्रोवाइड करने वाले, हर एक चीज आपको सिखाने। बट उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम आपको लिटरली ट्रेन करेंगे फॉर प्रोफेशनल। यस। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो इसका मतलब ये मत करो कि आपके माइंड को बहुत ही ज्यादा नैरो मत रखना। नैरो मत रखना का मतलब ये नहीं है कि आप करोगे कि सर हमको ना सिर्फ इतना बता दो कि एग्जाम में ये पार्ट आने वाला है, हम उतना पढ़ेंगे तो पास हो जाएंगे। मैं अगर वैसे आपको बता दूं ना तो पास क्या, आप रैंक भी लेके आओगे। माना मेरी रैंक नहीं आई बट आपकी रैंक लेके आऊंगा मैं, क्योंकि मैं हमेशा, हम लोग उतना अच्छे से, पूरी हमारी टीम जो है, हमारे बहुत सारे रैंकर्स आ चुके हैं हमारी टीम में, तो हम उतना तो आपको केपेबल बनाएंगे। बट रियल लाइफ में अगर आपको एक जेन्युइनली प्रैक्टिकल लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको बहुत ही ज्यादा आपकी सोच को नैरो रख के नहीं चलना पड़ेगा, ब्रॉड सोच आपकी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करेंगे ऑटोमेटिकली, नहीं तो ऐसा नहीं करेंगे कि आज ये करेंगे वो करेंगे, ऑटोमेटिकली विद द टाइम आपका जो है वो डेवलपमेंट होते रहेगा। ठीक है। तो मैं सिंपल आपको वही बता रहा हूँ ब्रो, आपको माइंड आपका नैरो नहीं रखना है, अच्छे से पढ़ेंगे। वो बोलते हैं ना, एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, 3 इडियट्स का ही डायलॉग है, एक काम करो आज 3 इडियट्स देख ही लो, पूरा रिवीजन हो जाएगा। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। मतलब आप है ना उतना केपेबल बनाओ अपने आप को कि आप ऑटोमेटिकली बिना किसी के डिपेंडेंसी के आप चीजें जो है सॉल्व कर पाओ। एंड मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर में कि आपको मैं हर एक चीज इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि आप खुद होके जो है आपका सोल्यूशन जो है वो निकालना स्टार्ट। ऐसा हो जाएगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये सब्जेक्ट में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज है, इतने सब फॉर्मूलाज कैसे याद रखें। तो मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊं, मुझे भी याद नहीं है ये सब्जेक्ट में कितने फॉर्मूला। अगर मैं आपको बता, मतलब आज से मैं शो ऑफ करने के लिए बता सकता भाई देख, फाइनल लेवल पे ना 370 फॉर्मूला है, एक इंटर लेवल पे ना 220 फॉर्मूला है, आप थोड़ी गिनने वाले हो। आज मेरे को बोलने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में कोई सेंस है क्या ये चीज का। हम आपको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जब भी हमें कोई चीज पढ़नी रहेगी, पहले हम उस चीज को पूरा का पूरा समझेंगे, फिर उसके बाद वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एंड ऑटोमेटिकली विद द टाइम है ना, आप खुद होके फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं वो खुद होके सॉल्व करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट में बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर मैथ्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने ओरिएंटेशन में भी, प्रोग्राम में भी बताया था, एंड डे वन में भी बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट में मैथ्स नहीं है, इस सब्जेक्ट में आपको कैलकुलेशन जो है वो देखने को। कैलकुलेशन तो आपको अकाउंट्स में भी देखने को मिलते हैं, कॉस्टिंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही, वो बोलते हैं ना, मार्केट में बनाया हुआ डर है कि इस सब्जेक्ट में मैथ्स है, मैथ्स आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, वैसा आना चाहिए। जितनी रिलेवेंट चीजें हैं हम बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज इस बैच में आपकी कवर करने वाले हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे मैं पहले ही दिन आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपके माइंड को फुल रखो, रिलैक्स रखो। क्लियर है सर? तो ये क्या होने वाला है, ये आप, अगर आप सिर्फ एक लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, ये होने वाला है कंप्लीटली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। इसलिए मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट रियल लाइफ में भी कैसे काम करता है, जो एक्चुअल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या एक्चुअल में वैसे
स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, रियल लाइफ में क्या होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ देखने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। ये आपका माइंडसेट और आपका वो बोलते हैं ना नज़रिया जो है वो बदलने वाला है इसलिए। चलेगा? क्लियर है सर? यस। 1 सेकंड में ज़रा पानी पी लूँ, तो तब तक ये देखना है तो आप देख सकते हो। आप भी थोड़ा बीच-बीच में पानी पी लिया करो, स्टे हाइड्रेटेड। इस सब तो इस एक्सपीरियंस में आपको ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलने वाली। क्या मिलने वाला है? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक लेक्चर का अपना फ्लो होने वाला है। कंसेप्ट पूरा का पूरा समझेंगे, ना कि सिर्फ बुक से समझेंगे, एक बहुत ही अच्छे से स्टोरी लाइन से समझेंगे, प्यारी तरीके से समझेंगे। मेरा तरीका पढ़ाने का ये कभी नहीं था कि मैं पहले आपको बताऊँ भाई ये कंसेप्ट है, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में पढ़ लिया बस। मैं पहले पूरा का पूरा एक बैकग्राउंड क्लियर करता हूँ, क्रिएट करता हूँ। उसके बाद उसको उस कंसेप्ट से लिंक करता हूँ एंड बाद में बताता हूँ ये है एक कंसेप्ट क्या है वो आपको समझेगा। एक 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा, ये सब्जेक्ट आपके लिए न्यू है, कॉन्फिडेंस आने में देर लगेगा बट एक बार आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, मैं आपके साथ डेली टच में रहूँगा, ठीक है? तो ये होने वाला है अपने कंसेप्ट्स में कि हम लोग क्या करेंगे, पहले पूरा का पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व। तब 3 बार क्यों रिपीट किया? क्योंकि सॉल्विंग में हम कभी भी ये नहीं करने वाले, ठीक है? बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे रहेंगे, मैं आपको कंसेप्ट बुक और क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करने वाला हूँ, नीचे बताया है। हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट वहाँ से पढ़ लेंगे बट बहुत सारी चीज़ें जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है इंटर लेवल पे, मतलब आप देखो फर्स्ट टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ टर्म्स को आपको यूज टू होने में टाइम लगेगा, तो सॉल्विंग तो हम पूरा का पूरा करेंगे एंड जितना चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स जो हम पढ़ने वाले हैं, वो तो हम बहुत सारी चीजें उसमें लिखने ही वाले। आज के दिन आपको कुछ लिखना नहीं है, मैं बताता हूँ। एंड रिवीजन आपका एवरीडे होने वाला है। एवरीडे रिवीजन मतलब क्या सर, डे एंड में रिवीजन करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है विद रिवीजन। मतलब कि हमने जो कल के दिन पढ़ा, जो कल के दिन पढ़ा, हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करने के पहले वो रिवाइज। उसके बाद जो भी उस दिन के पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसको पढ़ते हैं, उसको तुरंत कंसेप्ट खत्म होने के बाद वापस से रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग के बाद वापस से वो कंसेप्ट रिवाइज करते हैं। क्यूमुलेटिव रिवीजन हम क्लास के अंदर ही इतना ज्यादा करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको ये सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्फिडेंस वही होता है कि जितना आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करो उतना आप उस चीज में प्रिपेयर होते हो, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। एंड डे एंड में वापस से हम रिवाइज करते हैं कि पूरा का पूरा जो हमने इस दिन, तो क्यूमुलेटिव रिवीजन हम क्लास में करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घर पे खुद होके पढ़ाई नहीं करनी। मैं वापस से बोलता हूँ, वापस से मतलब आपके लिए तो फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे को सुन रहे हो मे बी, कि हम लोग ओके, मतलब सेल्फ स्टडी के अलावा सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट वे। हम मैं क्लास में आपको कितना भी रिवाइज करूँ, कुछ भी करूँ, सब कुछ करूँ, आपको सब समझ में आएगा बट जब तक आप खुद होके रिवाइज नहीं करोगे ना, आपका ये सब्जेक्ट क्या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, आपको वो कॉन्फिडेंस और वो ग्रिप कभी नहीं आ सकता। सो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। मैं होमवर्क में आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में भी एक हाथ दूसरा दे दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, बट वो भी क्वेश्चन में क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। बट रिवीजन, कंसेप्ट्स की रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करनी है। 10 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, तो भी है लगेंगे, बट आपको कंसेप्ट के रिवीजन के केस में हमको कोई भी वो आलस नहीं दिखाना है। यस सर। सेकेंड चीज क्या है, ऑडियो रिवीजन। सर ऑडियो रिवीजन मतलब, ऑडियो रिवीजन मतलब हम क्या करते हैं, चैप्टर के बाद आपको ना आपके गूगल ड्राइव पे ऑडियो रिवीजन जो है वो प्रोवाइड, ये ऑडियो रिवीजन आपको आपके 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने में मदद, 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने में मदद करते हैं। बहुत सारे बार ऐसा होगा कि सर पढ़ने से बोर हो गया हमको ना, थोड़ा सा एक जगह पे बैठ के बोर हो रहा है, थोड़ा सा वॉक करके आना है, जिम जाना है, कार्डियो करना है, हमारे 10,000 स्टेप्स पूरे करने हैं दिन के सर। आपको क्या पता हम फिटनेस फ्रीक है। यस। तो उस 10,000 स्टेप्स करते टाइम एग्जाम के टाइम में भी, जैसे आपकी एग्जाम पास में आएगी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप क्या कर सकते हो ना, आपके हेडफोन्स को प्लग इन कर सकते हो एंड शांति से पूरा रिवीजन सुन सकते हो। डाउट आ रहा है आपको कि सर हमको समझेगा कैसे हमारे सामने, तो यस, समझ गया। आपको ये समझा, आपको ये डाउट आ रहा है। गंगाधर भी शक्ति, वो बोलते हैं ना गंगाधर ही शक्ति, मतलब आप मतलब एक टाइम ऐसा था ना कि सास भी कभी बहू थी, कि एक टाइम कभी ऐसा था कि हम भी स्टूडेंट हुआ करते तो हमें भी यही सेम डाउट आते थे। तो चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हो, बट मैं आपको बता रहा हूँ जिस दिन आप ये ऑडियो रिवीजन सुनोगे,
उस दिन आपको लगेगा ही नहीं कि आपके सामने बुक है। आप लोगों ने अगर क्लास में अच्छे से पढ़ा है, उसी फ्लो में ये ऑडियो रिविजन्स आपको मिलेंगे, उसी तरीके से आपको ये ऑडियो रिविजन्स मिलेंगे। मैं बहुत बार ट्राई करता हूँ कि मैं क्वेश्चंस को, एग्जाम्पल को चेंज ना करूँ, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली वो दिमाग में आ जाएगा कि अच्छा ये एग्जाम्पल दिया था, अच्छा ये चीज़ इधर थी, वो उधर थी, वो एट द टाइम आपको समझ में आ जाएगी। इसका टेंशन आपको लेने की कोई बात नहीं। यस सर। उसके बाद रिवीजन तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल ही जाएँगे, फुल फ्लेज रिवीजन, एमसीक्यू सॉल्विंग, बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक जो है आपको मिलने ही वाले हैं। कंसेप्ट बुक आपकी जो है वो मिलने वाली है, एंड क्वेश्चन बैंक भी आपको मिलने वाला है इस क्लास के साथ। जैसे ही आप एनरोल करोगे 5 टू 7 डेज़ में आपके घर पे पहुँच जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा दूर या फिर ऐसे विलेज टाइप एरिया में रहते हो तो मैक्स टू मैक्स 10 डेज़ के अंदर जो है मिल जाता है। क्वेरीज के लिए आप मेरे को मेल कर सकते हो askutkarskar@gmail.com पे। ठीक है? आज का ये डेमो लेक्चर आपका यूट्यूब पे होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में जाके जब अपना क्लास चालू हो जाएगा, जब अपना ऐप पे आ जाएगा, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल, जो बैच स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्पेसिफिकली टेलीग्राम चैनल भी देता हूँ, क्योंकि क्या होता है कुछ-कुछ लोगों का टेलीग्राम ऑफ रहता है, तो एक्सक्यूज़ मी, तो वो डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एंड अगर किसी का क्या होता है कि किसी का अगर वो बोलता है कि मेल में सर टाइम जाता है, कन्वीनिएंट है, टेलीग्राम से हम आपसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं टेलीग्राम चैनल जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप पर्सनली आपके डाउट जो है वो पूछ सकते हैं। यस सर। चलो, अगर हम सब आपको इतनी सब चीजें दे रहे हैं, तो क्या लगता है इस सब्जेक्ट का टारगेट मार्क्स आपके कितने हैं? यस, आप में से सर ऐसे कोई रहे क्या कि सर हमको ना पास होने के लिए 40 लगते हैं ना, हमको 40-45 आ जाए तो बस है। या फिर सर नहीं, एग्रीगेट भी क्लियर करना है ना, 50-55 तक आ जाए ना तो बस। अगर इतने सब मार्क्स से अगर आप सैटिस्फाइड हो ना, मैं बोलता हूँ क्लास मत लो, मेरा रिवीजन लियो, लेक्चर्स करो यूट्यूब से, इनफ हो जाएगा। बुक्स खरीदो अपने और मेरे अपने वेबसाइट से, रिवीजन लेक्चर्स देखो, बस हो जाएगा। बट अगर आपका टारगेट है 65 प्लस, 70 प्लस, 80 प्लस, सर ये क्या मजाक में लिख रहे हो क्या? नहीं। अगर आपका टारगेट इतना है, तो मैं तो बोलूँगा आपने 90 प्लस का भी कॉन्फिडेंस आपको खुद होके आ जाएगा इस बैच के दौरान, मैं इतनी गारंटी आपको देता हूँ। ये विद द टाइम आप ही मेरे को बोलना कि सर आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम लोग क्लासेस के अंदर क्या करेंगे, जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली मैंने आपके बुक के अंदर तो कवर किए ही है, बट अलग से मैं क्वेश्चन पेपर खोल के भी आपको बताऊंगा, अच्छा ये क्वेश्चन इधर था, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो। हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। तो एट द डे वन इटसेल्फ, फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ, आपको इस सब्जेक्ट में बेयर मिनिमम 65 टू 70 प्लस का टारगेट रख के चलना है। 60 प्लस तो बेयर मिनिमम चाहिए ही चाहिए। सर बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात है, जो प्रैक्टिकल चीज है वही मैं बोलता हूँ, हवाबाजी करने में भी यकीन नहीं। तो आपको क्या करना है, 65 प्लस टारगेट करना है। कोशिश करेंगे ये सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपका सेट ऑफ बीसी सब्जेक्ट से हो जाए, एंड एक ग्रुप दे रहे हो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाए। कितना भी टफ पेपर आ जाए, हम इस सब्जेक्ट में क्लियर करके रहेंगे। यस। इसके लिए मुझे ना आपसे कुछ कमिटमेंट चाहिए। सर हमने तो फीस तो दे दिया आपको, अब इसके अलावा आपको कमिटमेंट भी चाहिए क्या हमसे? यस। तो ये कमिटमेंट आप ही के लिए है, मेरे लिए, मेरा इसमें कोई रोल है। आपको बनानी है एक नोटबुक या फिर रजिस्टर जो आप बोलते हो, ठीक है, नोटबुक फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। एक सेपरेट बुक होगी जहां पे, जिसमें आप क्या करोगे, क्वेश्चन सॉल्विंग करो। आपके पास होना चाहिए एक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर कौन सा होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला कैलकुलेटर यूज करते हैं, मैं भी ये वाला कैलकुलेटर यूज करता हूँ। आई विल रिकमेंड टू यू कि आप भी ये कैलकुलेटर यूज। फाउंडेशन लेवल में आप कुछ और कैलकुलेटर यूज कर रहे थे, कोई बात नहीं। आई विल से कि ये कैलकुलेटर मैं यूज कर रहा हूँ, इंटर पे भी मैं यूज करता हूँ, फाइनल लेवल पे भी मैं यूज करता हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, मैं फाउंडेशन से लेके फाइनल लेवल तक सिर्फ एक ही कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। टीचर बनने के बाद भी मैं एक ही कैलकुलेटर, एक मतलब मैं एक ही नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे मल्टीपल ही 3-4 कैलकुलेटर रहेंगे, दो ही तो मेरा अभी टेबल पे ही है। इससे फायदा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप एक कैलकुलेटर यूज करते हो ना, आपका उस पे हाथ जो है वो सेट हो जाता है, आपको टेंशन नहीं रहता। कभी कभी क्या होता है कि आप दो तीन अलग अलग कैलकुलेटर यूज करोगे, कभी कभी डबल जीरो इधर रहते हैं, डबल जीरो इधर रहते हैं, प्लस इधर रहता है, पोजीशन अलग रह सकती है, पोजीशन कैलकुलेटर के बटन की। yes? तो अलग रह सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको कोई भी दूसरा कैलकुलेटर यूज करना है ना, करो, कोई टेंशन नहीं। मेरे को सिर्फ दो चीजें उस कैलकुलेटर में चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए एक जीटी का बटन। जीटी मतलब क्या है, ग्रैंड टोटल का एक बटन आता है, जो मुझे इस कैलकुलेटर पे चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, आपको कैलकुलेटर के ट्रिक्स भी सिखाने वाला हूँ कि इजी तरीके से, शॉर्टकट तरीके से आप कैसे इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, जिससे आपका टाइम जो है वो सेव होगा। सब चीजें आपको इसी क्लास के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे ये एटलीस्ट ये जीटी का बटन चाहिए, ग्रैंड टोटल का, और सेकंड मुझे बटन चाहिए एमआरसी का। एमआरसी का बटन 99% कैलकुलेटर पे होता ही है,
बट जीटी का बटन बहुत सारे कैलकुलेटर में मिसिंग होता है। मैं जूम करके भी आपको दिखा दूं। ये वाला कैलकुलेटर जो है मुझे आपके पास चाहिए। यस सर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, स्टिकी नोट। सर स्टिकी नोट्स क्यों? क्योंकि बहुत सारे बार है ना, हम क्या करेंगे, जो कंसेप्ट नोट से हम पढ़ रहे हैं उस कंसेप्ट नोट में हम बहुत सारी चीजें जो है ना अपने हाथ से भी लिखेंगे, वहीं पे स्टिक कर देंगे, बुक में रख देंगे। क्यों? क्योंकि जो हाथ से लिखी हुई चीज है ना, वो उसका मजा ही अलग है, कुछ पढ़ने का, मार्किंग्स करते हुए चलेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीजें कैरी करनी चाहिए। फर्स्ट है एक रेड पेन। रेड पेन क्यों? क्योंकि अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम भी फॉर्मूला लिखेंगे तो रेड पेन से लिखेंगे, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, बट ऑब्वियसली जैसे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएगी। फर्स्ट डे पे ही सब कुछ आपको ऑब्वियसली टाइम लगेगा समझ को। सेकंड चीज चाहिए ग्रीन पेन, जिससे आपको समझेगा कि हाँ भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एग्जाम्पल्स है। तो आप लास्ट डे पे जब रिवाइज करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो है ध्यान रेड वाले पार्ट पे ज्यादा रहेगा, ग्रीन वाला पार्ट आप एलडीआर में स्किप कर सकते हो। मतलब हम फर्स्ट डे से ही आपके एग्जाम के लास्ट डे तक कैसे प्रिपेयर करना है उसकी तैयारी हमने आज से ही स्टार्ट की है। एंड थर्ड आता है, आप एक ब्लू पेन कैरी करो सॉल्विंग के लिए। अगर आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन कैरी करो सॉल्विंग के लिए। अगर आपको एक ब्लू पेन रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। यस सर। तो ये सारा डिटेल्स था अपने बैच के बारे में। मैंने बहुत सारी चीजें आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में भी बता दी इसके साथ साथ। तो अब बिना किसी देरी के, कैरिमिनाटी नहीं, लेट्स स्टार्ट विथ आवर सब्जेक्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कम ऑन, लेट्स एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एके यूएम का। यस सर। चलो, लेट्स स्टार्ट। इसमें से कोई चीज आपके पास मिसिंग रहेगी तो लिख लो। देखो, आज वैसे भी आपको कुछ नहीं करना है। आज मैंने आपको जैसे बताया, आपको कोई भी चीज कैरी नहीं करनी है। बट कल के लिए अगर आपको इसमें से कुछ लिखना है कि कौन सी चीजें लेनी है, आपको कैरी करनी है, तो आप फटाफट एक बार देख के कैरी कर लो। चलो सर, आ जाओ बुक पे। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, सर केबीसी खेल रहे क्या? यस। आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है सर, मजाक मस्ती तो चलती रहनी चाहिए ना सर। पढ़ाई भी उसके साथ साथ उतनी ही अच्छी तरीके क्लियर है। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? सर हम आपको ये जेन्युइनली अभी लिखना नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में डबल डबल चीजें हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, आपको लिखने के लिए सब चीजों के लिए टाइम मिलेगा। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज फाइनेंशियल व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? सर आपने दो चीजें अलग लिखी है, मतलब अलग ही होगा ना। स्मार्ट हो यार आप। तो मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब जो अपना अकाउंट्स है उसमें हम करते क्या है? सर उसमें हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन रखते हैं। हम क्या करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बीओए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है सर। मतलब क्या करते हैं हम लोग, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी चीज ट्रांजैक्शन जब भी होता है, हम एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर दिस इज आफ्टर ट्रांजैक्शन, एक बार एक ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके बाद का काम जो है वो हो जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मतलब जब एक बार ट्रांजैक्शन हो गया तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने का काम हो जाता है। फाउंडेशन का एक क्वेश्चन पूछूं सर, एक बार पूछने होना, एक 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 सवाल, सिर्फ एक सवाल। अगर अब लोगों ने वो शेयर इशू वगैरह वो क्वेश्चन सब पढ़े रहेंगे कि अगर एक कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया, तो आप एंट्री कैसे पास? 10 रुपए का शेयर 12 इशू, मतलब 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर 12 रुपए का कंपनी ने अगर इशू किया, तो आप उसकी एंट्री कैसे करते हो? सर उसकी एंट्री सिंपल है सर।
पहले आएगा बैंक में पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया सर? 12 रुपए आया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12 रुपए। हाँ, पास हो गए ना फाउंडेशन। टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपका अकाउंटिंग का रोल है। बट मुझे एक बात बताओ, कभी आपको ये सवाल आया कि ये 12 रुपए सर कैलकुलेट कैसे किया? 10 रुपए का शेयर किस बेसिस पे आपने 12 रुपए पे इशू किया सर? क्या था ऐसा रीजन कि आपको एक्स्ट्रा के 2 रुपए क्यों मिले? क्यों आपने एक्स्ट्रा के पब्लिक से 2 रुपए लिए? आपने क्यों पब्लिक को 2 रुपए के लिए लूटा? जब 2 रुपए के लिए इतना क्यों बोल रहे हो? 1 करोड़ शेयर इशू किया कंपनी ने, अब बोलो 1 करोड़ इंटू टू कितना हुआ? 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए फालतू के कंपनी ने लोगों से लिए। ये क्यों लिए? क्या लिए? किस बेसिस पे लिए? यस। तो ये सब चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर कवर होती है। ये वैल्यूएशन, किस शेयर का वैल्यू किस तरीके से होना चाहिए, कौन से बेसिस पे शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, कैसे हम पैसे को डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिको रिकॉर्ड होता है। तो फर्स्ट थिंग अब मैं को बता दूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम स्ट्रैटेजी है चल रही है, स्ट्रैटेजी स्लैश डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग स्लैश स्ट्रैटेजी हम लोग ये सब्जेक्ट में सीख कि भले आपने अभी तक अकाउंटिंग में जो किया, वो जो ट्रांजैक्शन हुआ, वो ट्रांजैक्शन होने के पीछे का रीजन फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, फाइनेंशियल मैनेजर की स्ट्रैटेजी थी। मैंने आपको बताया था कंपनी का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होता है? सीएफओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। उसने कैलकुलेशन करके सारे चीजों को पढ़ के डिसाइड किया कि हमको 2 रुपीज का जो है शेयर एक्स्ट्रा इशू करना है, 2 रुपए एक्स्ट्रा हमको कलेक्ट करने हैं। तो ये सब चीजें जो है हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। ये कंप्लीटली एक डिसीजन मेकिंग स्लैश स्ट्रैटेजी ओरिएंटेड एक सब्जेक्ट होता है। आपने रिसेंटली सुना रहेगा, रिसेंटली मतलब एक ताजी ताजी खबर है कुछ सालों पहले की, ऑलमोस्ट आई थिंक उसको, एक रिलायंस जियो के बारे में। जब रिलायंस जियो का आईपीओ आया था, ठीक है चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। एक सेकंड में स्क्रीन थोड़ा पॉज करता हूँ, मतलब क्रोम खोल रहा हूँ ना, तो इसलिए निफ्टी फर्स्ट। चलो सर, खुल गया। अब मुझे एक बात बोलो, ये रिलायंस जियो का आईपीओ आ रहा था, आईपीओ आ रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे। तो इसका एक्सपेक्टेड साइज है 37,000 to 40,000 करोड़। 37,000 करोड़, 40,000 करोड़, इतना बड़ा ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। तो क्या लगता है आप लोग को कि ये कैलकुलेशन, ये इतनी बड़ी अमाउंट किस बेसिस पे डिसाइड हुई रहेगी? जस्ट बिकॉज ऐसा कि जो अपना राहुल गांधी बोलते रहता है कि मोदी ने अंबानी को देश बेच दिया, मोदी ने अंबानी को देश बेच दिया, क्या देश बेच दिया इसलिए इतने उसको पैसे मिल रहे हैं क्या? या कोई तो रीजन रहेगा, कोई तो कैलकुलेशन रहेगा उसके पीछे। तो ये सब कैलकुलेशन जो है, इतने बड़े बड़े अमाउंट्स किस बेसिस पे डिटरमाइंड होते हैं? प्री आईपीओ वैल्यूएशन, पोस्ट आईपीओ वैल्यूएशन, किस शेयर पे आईपीओ इशू करना है, किस शेयर पे शेयर को लाना है, ये सब चीजें इस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सो ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एटलीस्ट वैल्यूएशन सब चीजें कवर करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको दिखने को मिलती रहेगी कि जैसे कि ये क्या है, इट्स फीचरिंग 100% फ्रेश इशू। फ्रेश इशू मतलब ये अभी तक आपको टर्म्स पता नहीं रहेंगे, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। फ्रेश इशू मतलब क्या करेगी कंपनी? एडिशनल शेयर्स इशू करेंगी, न्यू शेयर्स जो है इशू करेगी। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मुकेश अंबानी खुद का शेयर्स नहीं बेच रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो कोई अपना शेयर्स नहीं बेच रहा है, वो कंपनी नए शेयर्स जो है बनाएगी। सर ऐसे कैसे नए शेयर्स बनाती है? अगर आपको ये नहीं पता तो आपका अकाउंट जनरली बहुत वीक है, एक काम करो, एक बार अकाउंट की क्लासेस वापस से कर लो। तो नो ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग कोई शेयर्स जो है वो सेल नहीं हो रहे हैं, न्यू शेयर्स जो है वो कंपनी ला रही है विद वैल्यूएशन ऑफ 40,000 करोड़। तो ये कैसे आने वाला है, कैसे इसके पीछे का लॉजिक होता है, ये सब इस सब्जेक्ट में पढ़ने होता है। जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं होता कि ये मुकेश अंबानी है, बहुत बड़ा आदमी है, तो इसको 40,000 करोड़ दे दो। कंपनी की वैल्यूएशन देखी जाती है, कंपनी की वैल्यू कैसे होता है, कंपनी में कॉस्ट क्या है,
प्रॉफिट कितना है, सब बेसिस पे ये वैल्यूएशन डिसाइड होती है। और ये कौन करेगा? हम करेंगे, फाइनेंस के एक्सपर्ट लोग करेंगे। यस सर। चलो, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर रिसेंटली आपने पढ़ा रहेगा कि कोई तो एक गेम आ रही है, गेम आ रही है GTA 6। सर हम गेम नहीं खेलते बट न्यूज तो अपडेटेड तो रहोगे। GTA 6 करके एक गेम आ रही है जिसकी कॉस्ट कुछ तो भी ₹7,000 है। GTA 6 कॉस्ट 5,690 या 7,400, मतलब 7,500 के अराउंड, 7,500, 7,000 के अराउंड इसकी कुछ तो भी प्राइस है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये गेम की प्राइस जो रखना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ही आएगा क्या? यस सर, आपने ने तो बोला कि सब चीजें जो वैल्यूएशन वगैरह होता है हर एक चीज का कैसे करते हैं, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। नहीं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है, ये आता है कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। ये है अपने कॉस्टिंग का पार्ट, मतलब कि किसी गुड्स का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये पार्ट है कॉस्टिंग का पार्ट। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले, कि आपने पहला कौन सा एग्जांपल दिया था? हमने लिया था यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जियो का, जियो का आईपीओ। ये आता है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। यस। एंड दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था GTA 6। इसका कॉस्ट वो आता है कॉस्टिंग के अंदर, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। जब आप कोर्स कर रहे हो सीएमए, यस मैं आपको बता दूं, ये है सीएमए एक्सक्लूसिव कोर्सेज, सीएमए एक्सक्लूसिव बैच। कोई भी आपको सीए की बैच आपको मिलने नहीं वाली है, एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए आपका होने वाला है। मैं आपको बता दिया हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ। यस सर, बाद में वापस से शक मत करना मेरे पे, मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा आपके। तो ये क्या हुआ सर? ये तो आपने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया सर, हमको लिंक तोड़ दी हमारी। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी ब्लाइंडली किसी चीज को डायरेक्टली फॉलो मत करो कि सर अच्छा ये इसका पार्ट है तो ये कॉस्टिंग में आएगा, इसका पार्ट है एफएम में। अब जब भी हम किसी गुड्स की प्राइस और ये सब देखते हैं तो वो कॉस्टिंग का पार्ट आता है। ऑब्वियसली ये आपको प्रणय सर जो है वो पढ़ाएंगे, कॉस्टिंग के सर हैं हमारे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो कंपनी के वैल्यूएशन रिलेटेड रहेगा वो आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। एंड इस इन दोनों को अगर आपको बोलूं तो ये मैनेजमेंट का काम है। जो एक होता है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो दूसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंट। ये अपना सब कुछ जाता है मैनेजमेंट अकाउंट। तो ये सब चीज की पहले ये ₹12 का क्या हुआ, एंड ये भी जो हमने ये ₹12 की एंट्री यहाँ पे पास की, तो ये भी हाउ वी कैलकुलेटेड वेल्थ, ये भी पार्ट आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या, सिर्फ जब तक गुड्स के रिलेटेड, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्टिंग के रिलेटेड पार्ट रहेगा, उसके प्राइस एंड सर्विसेज के बारे में पार्ट रहेगा, वो आता है कॉस्टिंग के अंदर। उसके अलावा सब चीजें आती है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है सर। तो दो टाइप्स के अकाउंट होते हैं बेसिकली, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दो अकाउंटिंग आती है, फाइनेंशियल। सर आपका लेक्चर नंबर 1 है ये, बट मैं जेन्युइनली आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीजें जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मे भी हो सकता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, थोड़ा टफ लगे, बट ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा काम कर। टेंशन मत लो, आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, सबको आप एक ही लेवल पे हो। यस। बट जो ये समझेगा ना जेन्युइनली, उसको वो एक्सेलेंस करेगा। फर्स्ट डे पे ही अगर आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आज तो ये फर्स्ट डे, सेकंड डे में मैं और इसको डीप में जाऊंगा, मतलब 2-3 दिन में हम बेसिक्स में इतना डीप में चले जाएंगे कि आपको लगेगा सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अपना ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, आगे जाके कुछ नहीं करना है, आगे जाके सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। हर एक इंडिविजुअल चीजों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखना है, बस अपना काम हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिकल क्या, रियल लाइफ के लिए भी रेडी हो जाएंगे। सबसे पहले बताओ, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? बचपन से ही सुनते आए अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बट वो ट्रांजेक्शन किस वैल्यू पे हो जाएंगे? अगर गुड्स एंड सर्विसेज के रिलेटेड होता है तो वो कॉस्टिंग के अंडर जाता है। बाकी सब चीजें वैल्यूएशन कंपनी के रिलेटेड सब चीजें जो रहेगी वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? हमारा स्ट्रैटेजी बनाना या डिसीजन मेकिंग पार्ट जो है हम फाइनेंस करते हैं।
तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो करना है कि डेबिट करना, क्रेडिट करना, ये सब क्या है? ये जो हमने बोला कि 12 रुपए कलेक्ट किए, बट 10 रुपए हमने शेयर कैपिटल लगाया और 2 रुपए, ये सब हमको कैसे पता? ये हम लोगों को एक रूल्स के बारे में पता है, ये हम लोगों को कुछ रूल्स बताते हैं, जो कि है अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने पढ़ा रहेगा, या फिर एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस जो आता है। सर इंडेस क्या है हमने पढ़ा नहीं। इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली मेजर पोर्शन आपका इंडेस का फाइनल लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडेस, जैसे अपने एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वैसे इंडेस भी आते हैं। तो इंडेस क्या है? इंडेस आपको प्रिस्क्राइब करता है किस तरीके से अपने एंट्रीज को पास करना है, किस तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करना है, ये आपको इंडेस बताता है। बट क्या, हम्म, ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या आया? इंडेस क्या यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट करके कोई चीज है क्या? क्या निर्मला ताई आपको आके बताएगी कि भाई ये पैसे तूने ऐसे यूज करना है, ये पैसा इधर से रेस करना है, क्या ये वैसे यूज करना है? नहीं, निर्मला ताई को बोलो आप टैक्स ले लो और चुपचाप बैठो, और हमको आगे जाके हमारा जीएसटी कम करो। वो हम बोलेंगे निर्मला ताई को, आपसे आपके देश आपका आपके चीजों को देखो, आप मुझे नहीं बताओगे कि हमको हमारे पैसे कैसे यूज करना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट जो आपको आता है इनका, आप बोलोगे सर फाइनेंस एक्ट आता है ना, तो फाइनेंस एक्ट अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये पहले ही दिन आपको बता रहा हूँ। फाइनेंस एक्ट एंड इसको प्लीज लिंक मत करिएगा। यस सर। मजा आ रहा है ना? बहुत ही ज्यादा अपना नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स हो रहा है, बहुत ही ज्यादा चीजें अपने को सीखने को मिल रही है। यस। एक सेकंड इसको देख लो। ठीक। ये नोट करने के लिए बता रहे हो क्या? आप दिखा रहे हो क्या नोट करने के लिए? आपको नोट, आपको ये कल बोलूंगा मैं आपको इसमें से क्या क्या नोट कर, आज आपको सिर्फ समझते हुए चलना है। कल हम इसको और डीप में लेके जाएंगे। चलो गाइस, ये था अपना बेसिक डिफरेंस कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अगर किसी को कंफ्यूजन रहेगा सर फाइनेंशियल दोनों सेम है क्या, दोनों सेम चीजें हैं, नहीं, तो अभी आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया। तो अब अपन क्या करने वाले हैं? अब अपन में आपको, अब अपन क्या करेंगे, चलो एक गेम खेलते हैं आज अपन। कौन सा गेम खेलेंगे सर? सबसे पहले ना मैं अच्छा के मेरी पेंसिल न्यू लेके आऊँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आज हम एक गेम खेलने वाले हैं। आज अपन क्या करेंगे, एक वो जैसे कहते हैं ना मोनोपोली करके गेम रहेगा, आपने बचपन में खेला रहेगा, बिजनेस करके बोलते हैं कुछ कुछ। तो आज अपन एक करेंगे बिजनेस वाला गेम। मतलब हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे, हम एक अपनी खुद की कंपनी ना है जो सेट करने का ट्राई करेंगे। हम अपनी खुद की आज कंपनी फॉर्म करेंगे, कंपनी फॉर्म करेंगे एंड बहुत सारी चीजें उसमें करेंगे। पूरा कंपनी का फाइनेंस कैसे स्टार्ट करते हैं वो करेंगे। मतलब वो जो बिजनेस एमबीए बिजनेस को ले करते हैं ना, कि पूरा का पूरा बिजनेस को कैसे संभालेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो आज हम डे वन पे ही क्या करेंगे, खुद की बिजनेस बनाएंगे, खुद की कंपनी बनाएंगे। ठीक है, तो चलो, जो आपको उस कंपनी को नाम रखना है तो रखो। ठीक है, जो भी आपको पसंद आएगा, तो मैं तो लिख रहा हूँ मेरा खुद का नाम। ठीक है, आपको कॉपी नहीं करना है, पहले ही बता रहा हूँ। यूएम लिमिटेड। हम सबकी एक कंपनी है यूएम लिमिटेड। इस कंपनी के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेंगे हम सब मिलके लेंगे, यूनानिमसली लेंगे। ऐसे कभी भी एक अकेला इंसान इसके रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लेगा। क्लियर है सर? तो मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मैंने आपको जैसे कि बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, कि पैसे के रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट करना रहेगा वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आता है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, जैसे कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम सुनाई दे, आपको दिमाग में आना चाहिए पैसा। पैसा, ये टर्म्स आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए? विटामिन एम। क्लियर है सर? तो पैसे के रिलेटेड हम इस कंपनी के बारे में बात करें। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे कंपनी चालू करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि मुझे पैसे कंपनी में लाने पड़ेंगे, पैसे लाने पड़ेंगे। तो कंपनी से अगर मैं सोचूं, मैं एक कंपनी हूँ, मैं हूँ उत्कर्ष लिमिटेड, उत्कर्ष मेहता लिमिटेड, यूएम लिमिटेड। मैं एक कंपनी हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा देखना पड़ेगा कि सबसे पहले कहाँ से पैसा लाना है, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो मतलब सबसे पहले मैं चीज देखूंगा कि मुझे फर्स्ट थिंग कहाँ से पैसा लाना है, और सेकंड
अगर मेरे पास जब पैसा आ जाएगा, ठीक है, चलो पैसा तो मैंने ला लिया, तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको कैसे यूज करना है, कैसे। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हमको पैसे के रिलेटेड आएगी, कोई भी चीज आएगी, तो हम सबसे पहले दो चीजें हमारे दिमाग में आने चाहिए, दो चीजें हमारे सबसे इंपॉर्टेंट दिमाग में आनी चाहिए। कौन सी दो चीजें हमको दिमाग में आनी चाहिए, कि पैसा कहाँ से लाएंगे और पैसे को कैसे यूज करेंगे, पैसे को कहाँ से लाएंगे। अगर आपको घर वालों ने आपकी पॉकेट मनी दी, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पॉकेट मनी के थ्रू पैसे आए, बट ये आप डिसाइड करोगे बाद में कि आपको उस पैसे को कैसे यूज करना है, कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है। क्लियर है सर? चलो, तो इस कंपनी को जैसे कि हमने कहा था, पैसे लाना, कहाँ से पैसे लाएंगे, तो किस पैसे लाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सबसे पहली चीज, इस पैसे को लाना, इसको हम बोलते हैं कंपनी के एंगल से, हम उसको प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब कैसे कंपनी ने किस तरीके से पैसे को कलेक्ट किया, किस तरीके से पैसे को रेस किया, तो उसको सबसे पहली चीज बोला जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। तो फर्स्ट थिंग, आप क्या कर रहे हो, आप कौन हो, हम लोग कौन है, हम लोग कंपनी के सबसे फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले लोग हैं, हम कंपनी के बहुत ही ज्यादा फाइनेंस वाले नॉलेजेबल लोग हैं, हम लोगों ने फाइनेंस पढ़ा है, हम लोगों ने उत्कर्ष सर से फाइनेंस पढ़ा है। ठीक है सर, तो हमको फाइनेंस के मामले में बहुत सारी चीजें आते हैं, हम कंपनी का क्या देख रहे हैं, फाइनेंसेस देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमको कंपनी में कोई भी कंपनी को रेस करना है, तो हम क्या करेंगे, पैसे रेस करेंगे। भाई अभी तक अपने सबसे इंपॉर्टेंट पैसे का सवाल ही नहीं पूछा। कंपनी बना रहे हैं, बट कौन सी कंपनी बना रहे हैं सर, एक ऐसी चीज की कंपनी बना रहे जिसके बिना आप कभी भी रह नहीं सकते। हम लोग बना रहे एक मोबाइल फोन की कंपनी है सर। ये मोबाइल जो है, हम ये मोबाइल फोन की कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये मोबाइल फोन का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मोबाइल फोन्स का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यूएम लिमिटेड करके कंपनी आप है, ठीक है, हम सब ओनर है इस कंपनी के। सर मस्त ब्लेजर पहन के पढ़ा रहे हो, हर दिन ऐसे ही पहनेंगे क्या, फर्स्ट डे पे ब्लेजर पहनूंगा, बाकी दिन शर्ट टी शर्ट नॉर्मल मजे के साथ पढ़ेंगे सर। यस, दोस्त समझो मुझे, आपको ऐसे टीचर वीचर मत समझो, भाई हूँ मैं, आपका बड़ा भाई हूँ, दोस्त हूँ, सिंपल है, नॉर्मल समझो, ठीक है। आते टॉपिक, तो क्या है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारी कंपनी चालू करनी है, हमारे कंपनी को हमें क्या करना है, हमारे फोन्स मैन्युफैक्चर करने हैं, तो हमको पैसे कंपनी में रेज करने पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला सवाल, पैसे कितने लगेंगे। यस, सबसे पहला सवाल होता है कि पैसे हमको कितने लगने वाले हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली हम एज अ फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेंगे कि क्या पैसे लगने वाले हैं, कितने पैसे लगने। तो सबसे पहला आता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। कितने फंड्स की आपको रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है ना कि सर मार्केट में अगर एक काम, मेरे पहचान के बहुत बड़े चाचा है, मेरे चाचा बहुत बड़े इंसान है, वो हमको जितना चाहिए उतना पैसा दे देंगे। भाई वो क्या फ्री में देंगे क्या, नहीं। तो जितना रिक्वायरमेंट है हमको पहले देखना पड़ेगा कि हमारी जरूरत कितनी है। सबसे पहले प्रोक्योरमेंट के टाइम हमको देखना है कि हमारी जरूरत कितनी है। हमको अगर ये कंपनी, ये फोन की जरूरत है, ये हमको फोन निकालना है, हमको ये फोन की फैक्ट्री डालनी है, तो हमको कितने पैसे की जरूरत है, हम वो देखेंगे कि सबसे पहले हमें कितने पैसे की जरूरत है, तो हाउ मच फंड्स। एंड उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, दो चीजें हमको सबसे पहले देखनी पड़ती है, एक तो पैसे कितने चाहिए, एंड दूसरा देखेंगे ब्रेकअप ऑफ फंड्स। ब्रेकअप ऑफ, वो आपका वाला हुआ था वो ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप ऑफ फंड मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स की। मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी में किस किस तरीके के फंड्स हो सकते हैं। यस, आपने पढ़ा ही रहेगा इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, हाँ। कहाँ कहाँ से एक बिजनेस, एक कंपनी पैसे को कलेक्ट कर सकती है, तो ऑब्वियस है कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल से पैसे रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर से पैसे रेज कर सकती है, और प्रेफरेंस शेयर से कंपनी रेज कर सकती है। ठीक है, और बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। बॉन्ड से कंपनी रेस रेस कर सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, बैंक से लोन ले सकते हैं। ठीक है, पहचान वाले से हम लोन ले सकते हैं, पहचान वाला इतना अच्छा है कि तुम्हारा कि लोन दे देगा। रहेगा तो मुझे भी बोलो यार।
मतलब क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लोन ले सकते हैं। लोन को क्या बोलते हैं, लोन को डेट फंड्स ऐसे बोलते हैं, डेट फंड्स बोलते हैं। तो क्या कर सकते हैं, डेट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे आपको नाम आते रहेंगे, कोई बोलेगा कमर्शियल पेपर एंड वो ला ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज। तो सबसे पहली चीज, बेसिकली तीन सोर्स ऑफ फाइनेंस मेन, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डेट। ये तीन के अंदर, डेट में अंदर बाकी सब लोन्स वाले वगैरह सब आ। तो मुझे एक बात बोलो, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले मुझे, बहुत लोगों को यही डिफरेंस पता नहीं रहता है कि कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है उसमें और डेट फंड्स में जो लोन है, इन दोनों में डिफरेंस। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है शेयर होल्डर्स का पैसा, शेयर होल्डर्स का पैसा, ओनर्स का पैसा, जो पैसा कंपनी के ओनर्स ने लगाया है उससे बोलते हैं शेयर कैपिटल। एंड जो पैसा आउटसाइडर्स से, आउटसाइडर्स मतलब जिनका कंपनी में के ओनरशिप में कोई हिस्सा नहीं है, जैसे कि बैंक हुआ, तो वो बैंक हुआ, हम लोगों ने लोन्स, डिवेंचर्स, लोन्स वगैरह इशू किए, रेज किए पैसे वहां से, बोरोइंग जहां से की थी, जो लोन वाला पैसा है एक्सटर्नल सोर्सेस से जो हमने पैसे दिए थे, जिन पे जो भी ओनरशिप नहीं रहते हैं, जिस फंड्स पे कोई भी हम ओनरशिप नहीं देते हैं, उसे बोलते हैं डेट फंड, बोलते हैं डेट। तो बेसिक डिफरेंस अगर आपको नहीं पता रहेगा कि कैपिटल मतलब क्या, कैपिटल मतलब होता है कि कंपनी के ओनर्स का पैसा, और डेट मतलब क्या होता है, डेट मतलब बाहर वालों का पैसा जो हम लोगों को एक फिक्स्ड इंटरेस्ट हमको पे कर। तो इसी के साथ मैंने आपको एक और चीज बताई कि जो डेट होते होते हैं, लोन होते हैं, वो लोन, हम आपको एक बात बताओ कि जब आप बैंक से लोन लेते हो, तो बैंक से जब लोन लोगे तो बैंक क्या बोलेगा, हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट लगाएंगे, 10% पे लोन दे देंगे। यस, ठीक है। आप बॉन्ड्स इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। मतलब क्या, कि आपको इन फंड्स पे जितने भी आप यहाँ से फंड्स रेस करोगे, मे बी आपसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से 100 रुपए रेस किए, ठीक है, 100 रुपए रेस किए, 10% के हिसाब से, मतलब क्या, आपको इनको 10% का एनुअल इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है, कंपल्सरी इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। मुझे बात बोलो कि कभी ऐसा होता है क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से आपके बिजनेस है, ठीक है, हमारा बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, हम लोगों ने इस साल है ना 20 करोड़ का प्रॉफिट किया, 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, तो क्या उस केस में, मतलब 20 करोड़, मतलब ऐसा समझो कि 20 करोड़ हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट है। नॉर्मली हम 10% का, 10 10 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। इस साल क्या हुआ, इस साल हमारे कंपनी का बहुत ज्यादा नाम हो गया, इस साल हमने 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, डबल प्रॉफिट कमाया। तो क्या उस केस में ये जो डेट वाले लोग हैं, आपसे एक्स्ट्रा पैसे कुछ मांग सकते हैं क्या? क्या वो बोल सकते हैं क्या, सर हर साल आप हमको क्या कर रहे थे कि हम आपको, आप मुझे 10% दे रहे थे ना, इस साल आपका प्रॉफिट डबल हो गया है ना, एक काम करो, 10 20 नहीं, चलो 15% थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दो ना हमको, सर प्लीज, हम ईमानदारी से छोटा सा ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। हम बोलेंगे भाग, तो अपली देंगे उसको, निकल इधर से। तो क्या हुआ कि डेट फंड्स क्या होता है, डेट फंड्स में एक चीज है कि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, जो कॉस्ट ऑफ द फंड्स होता है, वो होता है फिक्स। याद रखो, मैंने कोई तो टर्म यूज किया है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी यूज किया है, कॉस्ट ऑफ द फंड जो आपने खुद होके बोला था, मतलब क्या, जो इंटरेस्ट हमको पे करना है। ठीक है, ये हो गया डेट की बात। दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। सर प्रेफरेंस शेयर्स और डेट इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस है, मुझे पहले वो बताओ। टेक 1 मिनट टाइम एंड सोचो दोनों में डिफरेंस क्या है। सर सिर्फ सुना था कि प्रेफरेंस शेयर्स अलग होते हैं, इक्विटी शेयर्स अलग होते हैं। एक मे भी ऐसा हो सकता है कि इक्विटी शेयर्स सच में ओनर्स रहते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स ओनर्स नहीं रहते हैं, बट सिर्फ नाम के ओनर्स रहते हैं, या फिर वो प्रेफरेंस वाले ओनर्स, पागल कुछ नहीं है ऐसा। बात समझो, इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो होते हैं रियल ओनर्स ऑफ द, मतलब क्या, कि ये जो कंपनी है, जो एक्चुअल कंपनी के डिसीजन से वोटिंग राइट्स होते हैं, आपको पता नहीं रहेगा, जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। मतलब क्या, कि जो कंपनी में हलचल होने वाली है, जो कंपनी के डिसीजंस लेने रहते हैं, तो वो एक इंसान नहीं लेता है। फॉर एग्जांपल से अगर 100 करोड़ शेयर, अपने कंपनी के पास 100 शेयर्स है, तो सब शेयर होल्डर्स को के एक डिसीजन लेते हैं, यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, और मेजोरिटी के हिसाब से जो है डिसीजन फाइनल होते हैं। ये सब चीजें आप लॉ में पढ़ोगे। बट सेम चीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स कोई भी होते नहीं है, वोटिंग राइट्स कोई नहीं होते हैं। उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं लिमिटेड टू देयर इंटरेस्ट, मतलब जहां पे सिर्फ उनका इंटरेस्ट है उतने ही वोटिंग राइट्स होते हैं, उनके पास लिमिटेड वोटिंग राइट्स होते हैं। एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है, वो होते हैं रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। सर और एक और डिफरेंस होता है,
प्रेफरेंस शेयर जो बोल रहे हैं सर हम लोग, आपने तो बोला कि प्रेफरेंस है नाम के लिए, हम लोगों को तो प्रेफरेंस देना चाहिए, बट आप तो हमको वोटिंग राइट भी ले रहे हो। आपको मिलता है प्रेफरेंस पैसे के टर्म्स। मतलब क्या कि मुझे एक बात बोलो, आपने कभी एंट्री पास की रहेगी ना लास्ट फाउंडेशन में या फिर 11 12 में, 10% प्रेफरेंस है। मतलब क्या कि आपको डिविडेंड मिलेगा फिक्स्ड अमाउंट पे 10%। यस सर, अगर इनको भी 10% से डिविडेंड देना है, लोन वालों को भी 10% से डिविडेंड लेना है, तो एक काम करेंगे ना, डेट से ही ले लेंगे ना। इनका तो वोटिंग राइट वो वापस से मगजमारी करेंगे, इसमें हमारा हक है, उसमें हमारा हक है, हमको भी ये दे दो, ठीक है। उस पे तो एक क्या हो जाएगा, ये डेट वाले तो बाहर के लोग हैं, इन पे हम खर्चा भी क्लेम कर सकते हैं इंटरेस्ट का, ना थोड़ा सा सोच के याद रखना, भूल जाना भाई, ठीक है। तो आप डायरेक्टली प्रेफरेंस शेयर्स इशू क्यों नहीं करते, इनसे डायरेक्टली डेट क्यों नहीं इशू करते प्रेफरेंस। तो मैं एक बात बता दूं, ये डेट होल्डर्स क्या करेंगे ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका अगर इस साल 20 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था, तो डेट वाले आपसे एक्स्ट्रा मांग नहीं सकते। बट 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 ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका किसी साल लॉस हो गया ना, वो डेट वाले बोलेंगे मुझे पता नहीं तेरा लॉस हुआ है, तेरा प्रॉफिट हुआ है, इससे मुझे कोई लेना देना है नहीं। तू बर्बाद हो जाए तो कुछ भी हो जाए, मेरे को मेरा इंटरेस्ट चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए। वो तुम्हारी असेट्स बेच के तुमसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे, वो तुम्हारा सब कुछ बेच के तुमसे इंटरेस्ट वसूल करेंगे। तो ये है रिस्क इन डेट कैपिटल। डेट वाले क्या करेंगे, डेट वाले क्या करते हैं, तुम्हारे असेट्स तुमको बेचने लगेंगे, तुम्हारे सब कुछ तुमको बेचने लगेंगे, और क्या करेंगे, तुमसे पैसा रिसीव रिकवर करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भले से भले क्या बोल रहे, उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है पैसे के टर्म्स में, बट बहुत ये ना थोड़े से सादे लोग होते हैं, ये बोलते हैं भाई कुत्ता भी होगा रो, हम भी तो थोड़े बहुत ओनर्स ही है कंपनी के, हमारे नाम पे भी सिर्फ शेयर कैपिटल लगा है। अगर कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है ना, कोई बात नहीं बेटा, हमको इस साल पेमेंट मत ये सर, इस साल हमको पेमेंट। इसमें दो टर्म्स अगर आपने सुने रहोगे तो सुनना ही चाहिए, अगर आपने नहीं सुने तो आप जनरली बहुत सारी चीजें कंसिडर पढ़ नहीं रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो सुन लो, सिंपल चीज है, कभी ना कभी तो कान पे आया रहेगा, ठीक है। बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं, और मैं आपको इतना बता रहा हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे अकाउंट्स की चीजें आपको देखने को मिलती है, टैक्स की चीजें देखने को मिलती है, लॉ में लॉ की चीजें आपको देखने को मिलती है, हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को। सर हमने तो सिर्फ एक ही ग्रुप दे रहे हैं, हमारे कुछ कुछ क्लासेस हुए नहीं है, ठीक है। तो वो आपकी जवाबदारी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपकी कोई चीज बचे, ये मेरी जिम्मेदारी। जहां पे भी जिस सब्जेक्ट का लिंकेज देखने को मिलेगा, जहां पे भी जो सब्जेक्ट का रिलेवेंस आएगा, मैं हर एक चीज आपको बताऊंगा। अकाउंट्स के रिलेटेड आया तो अकाउंट्स के रिलेटेड बताऊंगा, टैक्स के रिलेटेड आया तो टैक्स रिलेटेड बताऊंगा, लॉ के रिलेटेड आया तो लॉ के रिलेटेड बताऊंगा। ये है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन। और यार सीएमए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिटिक्स। सर एडवर्टाइजमेंट बाद में करो, आपके कंसेप्ट पे आओ। तो यस, जो मैं बता रहा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में दो टाइप के प्रेफरेंस होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस आता है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि वो बोलते हैं ठीक है भाई, इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ ना, एक काम कर अगले साल प्रॉफिट दे। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ ना, इस साल हमको डिविडेंड मत दे, अगले साल दे। बट एक काम कर, अगले साल हमको क्या करना, अगले साल दोनों साल का डिविडेंड देना, इस साल का भी और नेक्स्ट ईयर का भी। एंड सेम मतलब क्या, क्यूमुलेटिव, वो क्यूमुलेट होते जाता है। एक्सक्यूज मी, सेकंड चीज क्या है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जहां पे वो बोलता है कि ठीक है सर, प्रॉफिट इस साल नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, भूल जाते, अगले साल दे दो, इस साल आप मजे करो, इस साल कंपनी को, कंपनी बढ़ाना हमारा फर्स्ट जिम्मेदारी है, हम कंपनी के ओनर्स है ना सर, हम कंपनी को डूबने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव का, अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। एंड थर्ड आता है इक्विटी शेयर। तो मार्केट में यूजुअली आपको ना 15% इक्विटी शेयर जो है देखने को, मतलब क्या कि इक्विटी शेयर्स में आपको हर साल 15% डिविडेंड देखने को मिलता है, इसलिए बोलते हैं कि प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स में ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। yes, जिन जिन लोगों ने मेरी इस बात को एग्री किया है, प्लीज एक जोर से मस्त लगाओ। अगर आप दो लोग देख के मिल रहे हो, देख के देख रहे हो ना एक लेक्चर, तो साइड वाले को मारो एंड वो आपको मारेगा। ये 15% इक्विटी शेयर्स नाम की कोई चीज देखिए क्या जिंदगी में, ऐसा कोई भी नहीं होता। इक्विटी शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही होते हैं। यस, ये रहे
और बार-बार पानी पी रहे हो? यस, मैं तो यहाँ पे इतना टाइम से बोल रहा हूँ, आप तो मस्त सुन रहे हो, मज़े ले रहे हो मेरे। चलो सर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं रियल ओनर्स ऑफ द, इनको ना ऐसा रहता है कि इनको ना फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, ना इनको फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट बचा तो ही इन लोगों को पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर लॉस हुआ तो इनका पैसा भी डूबेगा। यस। अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो भी इनका पैसा सबसे लास्ट में मिलेगा। अगर कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा, वरना वो पहले डेट होल्डर्स को जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जाएगा, उसके पहले भी एक और जन को जाता है, एक दीदी को जाता है। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा टाइम लो उसके लिए। उसके बाद कुछ अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स। सर मुझे बात बताओ, अगर ये सब नुकसान है इक्विटी शेयर होल्डर्स के, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले पागल है क्या? इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट? यस। तो एक और चीज मिसिंग कर रहे हो आप। मैंने क्या बोला? जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर। तो जो बचता है ना, उसकी अमाउंट भी बहुत ही ज्यादा बड़ी भी होती है। यस, अगर मैं आपको बोलूं कि कंपनी में जो भी पूरा का पूरा प्रॉफिट होता है, जो भी चीजें कंपनी में रेसिडुअल इनकम जो रहती है, वो पूरी की पूरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलती है। पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। मे बी फॉर एग्जाम्पल से, कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कंपनी के पास 100 रुपए आए, तो 100 रुपए में से क्या होगा? सबसे पहले टैक्स पे होगा। मे बी फॉर एग्जाम्पल से 30 रुपए का टैक्स पे हुआ, 70 रुपए बचे। ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ये डेट वालों का मे बी फॉर एग्जाम्पल से 70 करोड़ का हमने डेट लिया था 7% के हिसाब से, तो इनका इंटरेस्ट आया 7 रुपीज का, तो ये 7 रुपीज हमने माइनस किए, 63 बचे। यहाँ प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने बोला था हमको कितना चाहिए, हमको 13% चाहिए, तो इनके 13 रुपए माइनस हो गए, बचे 50 रुपए। मतलब क्या कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिल रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यस सर। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये क्या हुआ? ये बेसिकली क्या था अपना? ये था अपना सोर्सेस। मेरे सर, मैं आपको बैलेंस शीट दिखाता हूँ। इसकी बैलेंस शीट देखनी है? मोटा भाई की बैलेंस शीट देख। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बैलेंस शीट। डायरेक्ट इमेज में जाते हैं और जो भी रैंडमली मिलेगा खोल दे। जूम हो रहा है ना? हाँ। क्लियर नहीं है? ये क्लियर है। तो सबसे पहले ये क्या है? सर ये शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट है। अगर नहीं पता रहेगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता रहेगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ दिखने को मिल रहा है, या यहाँ पे मार्किंग नहीं होगा ऑब्वियसली। देखो, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल 6,339। मतलब क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास 6,339 रुपीज का क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल। यस। इतना कम? ये रुपीज इन करोड़ है, तो वो 6,339 करोड़ का इनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब क्या? ओनर्स का पैसा कितना लगा है इस कंपनी में? इन कंपनी में ओनर्स का पैसा लगा है 6,339 करोड़। प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस है कंपनी के पास कितने? 3,98,983। पढ़ने को भी प्रॉब्लम हो रहा है, इतना बड़ा फिगर है यार। कितना ये? 3,98,983। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस ही तो है वो बचा हुआ प्रॉफिट, रेसिडुअल प्रॉफिट, जो मैंने आपको बोला। इसीलिए शेयर होल्डर्स को एक और चीज बोलते हैं, इनको एक और चीज इनकम आती है, रेसिडुअल इनकम, जो इनको बची हुई जो इनकम आती है, पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही आती है। तो मेरे को एक बात बोलना, ये आगे से हमेशा 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 एक चीज याद रखना, जब भी हमको वर्ड यूज करेंगे इक्विटी, इक्विटी के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस आता है। क्यों? क्योंकि टोटल पैसा कितना है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उनका जो पैसा उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था वो तो है ही, प्लस जो प्रॉफिट इनके हिस्से का था बट उनको मिला नहीं, जो कंपनी के अंदर ही है, जो प्रॉफिट जो है। मुझे एक बात बोलो, आपने किसी कंपनी में 100 रुपए लगाए, ठीक है?
वो कंपनी ने क्या किया, 100 रुपए पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया एंड 5 रुपए आपको एज ए डिविडेंड पे कर दिए। क्या किया, कंपनी ने 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, सो कंपनी ने 10 रुपए का आपका हिस्से का प्रॉफिट कमाया, जो बचा हुआ प्रॉफिट था, रेसिडुअल प्रॉफिट, उसमें से 5 रुपए आपको पे कर दिया। मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलोगे कि मुझे 5 रुपए मिले? नहीं, आप अगले बार से बोलोगे मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट 105 रुपए का है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ऐसे बोलता कि क्या हुआ, कंपनी ने 100 रुपए कम, 100 रुपए पे 10 रुपए कमाए, ठीक है, एंड आपको 10 रुपए पे कर दिए, आपने वापस से कंपनी में 5 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब आप बोलोगे हाँ मेरा 105 रुपए बना है। पागल। तो टोटल पहले ही बात बताओ, जो पैसा कंपनी, आपके हिस्से का पैसा अगर आपको मिला नहीं तो आप क्या बोलोगे, उस पे भी मेरा हक है, वो भी मेरा पैसा है। तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड में एक और फंड यहाँ पे लिख दो, इसका नाम है रिजर्व। मैं वापस से बोल रहा हूँ, लिखना नहीं है ये, हम बाद में लिखेंगे अच्छे से, इसका पूरा चार्ट बनाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें मेरे को ऐड भी करनी है। अभी हमको बेसिक समझने में ध्यान दे रहा है। तो ये सब क्या हुआ, ये सब हुआ मेरा सोर्सेज ऑफ फंड्स। नीचे आप देख सकते हो इस कंपनी में और भी चीजें हैं, जैसे कि उसके बाद क्या है, ये देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिफर्ड टैक्स है, अदर प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, नॉन करंट एसेट एंड बहुत कुछ। क्लियर सर? बेसिकली रिजर्व एंड सरप्लस वाला पॉइंट जो वो एक बताना था। अगर मैं डायरेक्टली बताता हूँ तो मे भी आपको समझता नहीं, इसीलिए हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल चीजें सारे जो है सारे। यस सर। मैंने एक और पॉइंट आपको बताया भी था, एक और बार वापस से बता रहा हूँ कि अगर मुझे एक बात बोलो कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो गया, कंपनी अगर लिक्विडेट होने पे आ गई, लिक्विडेट होने पे आ गई, तो कंपनी में किसको सबसे पहले जो है पैसे देने पड़ेंगे? कंपनी में किसको सबसे पहले जो है पैसे पे करने? ऑब्वियसली सबसे पहले हमको पैसे करने हैं पे बाहर वालों को। बाहर वालों में भी सबसे पहले दीदी आएगी, दीदी आएगी, दीदी आएगी, दीदी बोलेगी भाई गवर्नमेंट है, हम लोग आपको पैसे लगाए पता नहीं, हमारा पैसा आना चाहिए। सबसे पहले बोलेंगे कि गवर्नमेंट वाले बोलेंगे कि हमको हमारा पैसा चाहिए, सबसे पहले गवर्नमेंट वाले पैसे लेके जाएंगे, गवर्नमेंट अपना पैसा लेके जाएगी। फिर आएंगे बाहर वाले लोग, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आपने सुना रहेगा, क्रेडिटर्स मतलब क्या, बाहर वाले डेट लोग। तो डेट होल्डर्स क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अपना हिस्सा मांगने आएंगे लिक्विडेशन के टाइम पे। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा डेट होल्डर। फिर जो पैसे बचेंगे फिर बोलेंगे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम प्रेफरेंस देते हैं पेमेंट में, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। एंड थर्ड चीज आती है, थर्ड आता है कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं क्या ऐसा बोलूं कि सबसे पहले जिसको पैसा देना है वो सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल है, जिसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। भाई ये लोग लॉस हुआ तो भी पैसे मांग रहे, प्रॉफिट हुआ तो भी पैसे मांग रहे, अगर कंपनी बर्बाद हुई तो सब कुछ बेचने के बाद भी इनको सबसे पहले पैसे चाहिए, और इनके पैसे नहीं बेचे मिले तो ये हमारे घर की प्रॉपर्टी भी बेच देंगे। तो यहाँ पे आता है एक चीज, जब हम पैसे उठा रहे हैं, जब हम कंपनी से पैसे रेस कर रहे हैं, तो हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है रिस्क। के सर? तो एक रिस्क फैक्टर को हमको कंसिडर करते हुए चल, चलो। एंड एक और चीज मेरे को आपको यहाँ पे बोलनी थी, वो है कि मुझे एक बात बोलो कि क्या ऐसा जरूरी है क्या, हम लोग क्या करें कि हमको एक ही जगह से पैसा लेना चाहिए, या हमने अलग अलग जगह से पैसे लेने चाहिए? जो ब्रेकअप ऑफ फंड्स वाला पॉइंट जो मैंने आपको बोला था, ठीक है, ये ब्रेकअप ऑफ फंड्स में, ये जो ब्रेकअप है मेरा, ब्रेकअप है मेरा मतलब मेरा ब्रेकअप नहीं है, ब्रेकअप ऑफ फंड्स है, ठीक है। यहाँ से मुझे एक बात बोलाओ, क्या हमने 100% इक्विटी वालों से पैसा लेना चाहिए कि खुद का ही पैसा डालना चाहिए, या फिर 100% हमने क्या करना चाहिए, लोन से पैसा लेना चाहिए, या हमने क्या करना चाहिए, 50% लोन से लेना चाहिए, 50% इक्विटी से लेना चाहिए, या कुछ भी ऐसा जो रेशोज में हमको अलग अलग इसमें पैसे लें? तो हम कभी भी एक सोर्स ऑफ फंड से पैसे नहीं लेते, याद रखना, एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके। हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीपल सोर्सेज से जो है पैसे लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली डेट का जैसे कि रिस्क है, बट उसका एक और चीज है कि उसका क्या है, मैंने बोला था सबसे सस्ता भी है, तो हमको यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा, कॉस्ट। थोड़ा पीछे आते हैं और बात करते हैं कॉस्ट की। मुझे एक बात बोलो कि मैंने क्या बोला था कि सबसे
फिक्स्ड पैसे कौन लेके जाते हैं? डेट होल्डर्स, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट मैं आपका एक बात बोलूँ तो क्या हो जाएगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो सबसे महंगा होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पूरा का पूरा बचा हुआ पैसा अपना मान लेता है, अपना घर पे लेके जाता है। फिर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और तीसरा आता है डेट होल्डर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे रिस्की कैपिटल जो है वो सबसे सस्ता कैपिटल है, एंड जो सबसे कम रिस्की कैपिटल है वो सबसे क्या है, सबसे ज्यादा कॉस्टली कैपिटल है। ऑब्वियसली मुझे एक बात बताओ, उल्टा एंगल से सोचो, उल्टा एंगल से सोचो, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या है, सबसे ज्यादा रिस्क है। आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, आपने किसी कंपनी में पैसे लगाए तो आपको सबसे ज्यादा रिस्क है। तो रिस्क है तो इसका डायलॉग आपने सुना रहेगा, ये डायलॉग भी सुना रहेगा कि मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। इसका मतलब आप सबसे ज्यादा जो है रिटर्न्स एक्सपेक्ट करोगे। इसलिए आप क्या बोलते हो कि हम लोगों को क्या चाहिए, हमको सबसे ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, हमको सबसे ज्यादा रिटर्न चाहिए। तो सबसे कॉस्टली कैपिटल जो होता है वो इक्विटी कैपिटल होता है, फिर प्रेफरेंस, फिर डेथ। एंड हम जब भी ये ब्रेकअप जो करते हैं वो ब्रेकअप करते हैं बेस्ड अपॉन रिस्क एंड कॉस्ट, ये बेस्ड अपॉन रिस्क एंड। मुझे एक बात बोलो कि अगर आपकी कंपनी है, हमारी कंपनी, हम क्या बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं, हम ये क्या बना रहे हैं, फोन बना रहे हैं। तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कि हमारा 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 कॉस्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट हो या कम से कम कॉस्ट। सर कम से कम कॉस्ट हो हमारा चाहिए। ऑब्वियसली कौन ऐसा रहेगा जो बोलेगा हमारा खर्चा ज्यादा हो प्रॉफिट कम हो, हम लोग हमेशा बोलेंगे कि हमारा क्या हो, खर्चा सबसे कम हो। तो सबसे कम खर्चे वाला चीज कौन है, सबसे कम खर्चा जिसमें आता है वो है डेट कैपिटल। बट कभी कोई ऐसा बिजनेस है क्या जो 100% डेट पे चलता है? हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है फंड्स का, जैसे कि जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिए थे कि ये जो हमें फंड्स का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, इस तरीके से बनाना पड़ता है ताकि हमारा क्या हो, हमारा कॉस्ट जो है वो कम से कम कॉस्ट हमें लगे। सर हमारी कॉस्ट क्या हो, कम से कम कॉस्ट लगे। तो ये कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन को कैपिटल, कैपिटल क्या बोलता है, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। शुरुआत से शुरू करो। सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमको क्या करना था, हमको हमारी मोबाइल की कंपनी डालनी थी, हमको हमारा बिजनेस बनाना था, हमको हमारा बिजनेस सेट करना था, हमको हमारा धंधा बनाना। उसके लिए हमने क्या देखा कि हमको पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, एंड वो ब्रेकअप क्या होगा उस फंड्स का, मतलब क्या हमको कितने पैसे चाहिए वो हमने डिसाइड करेंगे। पैसे कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, अब एज अ बिजनेस हम तीन जगह से पैसे ले सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेट। और इक्विटी के साथ साथ एक और चीज आएगी वो है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमने देखा कि हम इन जगह से हमारे पैसे को क्या करते सकते हैं, हम इन जगह से हमारे पैसे को सोर्स कर सकते हैं, यहाँ से हमारा पैसा सोर्स हो सकता है। तो सोर्स ऑफ फंड्स हमने देखा, उसमें देखा कि सबसे ज्यादा रिस्की कैपिटल कौन सा है, सबसे ज्यादा रिस्की है डेट वाले, क्योंकि वो हमको छोड़ेंगे नहीं, हमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, बट अपना पैसा वसूल करेंगे। और सबसे कॉस्टली कैपिटल कौन सा है, सबसे कॉस्टली कैपिटल आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ सब कुछ जो है इनको चाहिए चाहिए चाहिए, वो राजपाल यादव का वो कहता है ना, वो जो जो ये छे, वैसे इनको सब कुछ चाहिए। ठीक है सर, ये कौन सा रिलेवेंस था सर, चुप चुप के मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, बहुत ही फनी मूवी है, बट पहले लेक्चर पे ध्यान दो। यस सर। तो हमने देखा कि हम लोग कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे शेयर्स का, हमारे कैपिटल का। तो हम लोग कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाएंगे कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो। क्लियर है सर? मैं कुछ तो यहाँ पे मार्क करके रख रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा सबसे कम। यस सर। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो मतलब क्या सर, कि ऑब्वियस है, जैसे कि मैंने आपको बोला, डेट पे हमको क्या करना पड़ता है, डेट पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, प्रेफरेंस पे हमको क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। इक्विटी पे भले हमको फिक्स पैसे नहीं देना है, बट ऑब्वियसली इक्विटी वाले कुछ तो पैसा डिमांड करेंगे ना, और वो ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? हमेशा याद रखना, कभी भी पैसा जो है फ्री में हमको मिलता नहीं है, कोई भी पैसा जो है हमको फ्री में नहीं मिलता। हमको उस पैसे की कॉस्ट चुकानी पड़ती है, हम उसको उस पैसे की कीमत चुकानी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कॉस्ट का है, कैपिटल का हमेशा कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है सर? तो आपका क्या बहुत सारी चीजें अभी तक क्लियर हो गई है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमें पैसा कितना चाहिए, हम पैसा कहाँ कहाँ से रेस कर सकते हैं, एंड उसका ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स। ठीक है सर। तो एक काम करो, यहाँ से ये सब करके हमने क्या किया, हमने कुछ पैसे कलेक्ट कर लिए। हमने कितने पैसे कलेक्ट कर लिए, हम लोगों ने 100 करोड़ जो है वो कलेक्ट कर लिया। ठीक है सर, हम लोगों ने 100 करोड़ के लिए। तो मुझे एक बात बोलो, ये पैसे
कलेक्ट होने के बाद हमको क्या करना रहता है, कैसे यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे का मतलब होता है, सेकेंड चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंस के केस में, वो होता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड मतलब इस तरीके से हम इस 100 करोड़ को यूज करें। ऐसा ना ही है कि जस्ट बिकॉज कि हमको ये 100 करोड़ मिले तो भाई इसको अंधा-धुंधा उड़ा दो। ये अपने पैसे नहीं है, ये बाहर लोगों के पैसे हैं जो हम लोगों ने लोगों से कलेक्ट किए हैं। इनमें से कुछ पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, कुछ पैसा डेट वालों का है। डेट वाले तो बोलेंगे ना भाई कि मुझे कम से कम 12% रिटर्न चाहिए, आपने जिस रेट पे पैसा कमाया है। डिवेंचर रेफरेंस वाले बोलेंगे हमको 14% रिटर्न चाहिए। भाई साहब मतलब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा इस कंपनी में, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले तो बोलेंगे भाई इनको 12 दे रहे, इनको 14 दे रहे, मुझे तो 20% चाहिए, मुझे तो और ज्यादा चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से हमारे फंड्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। इस तरीके से हमको उस पैसे को यूज करना है कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। तो और एक तरीके से बोल सको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 1000 रुपए है, ठीक है। आप है ना, अभी वो बोलते हैं ना कि आप लोगों की स्कूल का टाइम चल रहा है, स्कूल की छुट्टियां चल रही है। आपके घर पे आपके मामा जी आ गए, मामा जी ने आपको 1000 रुपए दे दिए, मामा जी ने आपको। तो आपका वो सपना चालू हो जाता है, हाँ 1000 रुपए मिले ना तो मैं क्या करूंगा, 2 रुपए के चिप्स खाऊंगा, कुरकुरे खाऊंगा, वो 10 रुपए दे तुरतुरे के 10 पैकेट खाऊंगा, मेरे 10 दिन वो चल जाएंगे। एक आध दिन आइसक्रीम खा लूंगा। बाहर जाके पिज्जा खाना था मेरे को, बहुत दिनों से पिज्जा खाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप यूटिलाइज कर रहे हो उस फंड को। आप बोल रहे हो कि भाई इतने टाइम से मेरे को जो पैसे यूज करने थे, हम इस तरीके से यूज करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें से चीजें खा पाऊँ। तो कि मतलब क्या, वहां पे अपना क्या है, ज्यादा से ज्यादा चीजें खा पाए, ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूटिलाइज कर पाए। सेम चीज यहाँ पे हमारा रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है निकाल पाए। वो अगली अलग बात है कि मम्मी जो 500 रुपए आते थे, 1000 रुपए आते थे, वो खुद रख लेती थी, हमको कभी देख मिलते नहीं थे। हम सिर्फ सपने देखते रह जाते थे। क्लियर है सर। तो मुझे एक बात बोलो, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जो है, ऑब्वियसली हमको जो अगर फैक्ट्री डालनी है, कोई भी फैक्ट्री डालनी है, तो दो चीजें जो है सबसे ज्यादा काम में आएगी हर एक बिजनेस में। वो है सबसे पहले लॉन्ग टर्म, दूसरा। सर डिफरेंस क्या है दोनों में। लॉन्ग टर्म मतलब भाई अगर मुझे ये फोन का क्या है बनना है, मेरे को ये फोन की क्या करनी है, मैन्युफैक्चरिंग। तो भाई मुझे ये फोन के लिए क्या है, मेरा ये मैन्युफैक्चरिंग ऐसे ही नीचे जाके कहीं से भी रास्ते पे हो जाएगा क्या। इसके लिए मुझे पूरी फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। ये बाहर का जो ग्लास पैनल है, ये कैमरा है, ये सबकी असेंबली यूनिट बनानी पड़ेगी। पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन सेट करना पड़ेगा। एक एकर्स में जगह लेनी पड़ेगी, 4-5 एकड़ की मुझे एटलीस्ट फैक्ट्री डालनी पड़ेगी। वो फैक्ट्री के अंदर मैं बहुत सारे प्लांट्स लगाऊंगा, मशीनरी लगाऊंगा, बहुत सारी चीजें लगाऊंगा। तो ये सब डिसीजन भी कौन लेता है, ये सब डिसीजन भी फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, ये सब डिसीजन भी सीएफओ लेते हैं। हमारी खुद की कंपनी के फाइनेंस हम देख रहे हैं, हम हमारे कंपनी के क्या हो, सीएफओ है। हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई अच्छा ये मशीनरी अच्छी है, ये मशीनरी अच्छी है, ये मशीनरी थोड़ी सी महंगी है, बट ये क्या करेगी, मेरा क्या करेगी, ये मशीनरी क्या करेगी, ये ज्यादा टाइम तक चलेगी। एक मशीनरी है जो 2 करोड़ की है, एक मशीनरी जो है वो 3 करोड़ की है। आपको देखने को लगेगा कि ये 2 करोड़ की मशीनरी सस्ती है, 2 करोड़ की ले लो। बट 2 करोड़ की मशीनरी क्या करेगी, सिर्फ 5 साल चलेगी, 3 करोड़ की मशीनरी 10 साल चलेगी। तो आप बोलोगे भाई 3 करोड़ की मशीनरी ले लेंगे। तो ये सब डिसीजन, ये सब स्ट्रैटेजी, ये सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन हम सबको इस सब्जेक्ट में करने रहता है। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन जब आप ले रहे हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन आप ले रहे हो, जब आप लॉन्ग टर्म डिसीजन, आपको बहुत फुल केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल असेसमेंट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल असेसमेंट करनी पड़ती है। क्रिटिकल असेसमेंट मतलब क्या, आपको हर एक चीज का परमिटेशन कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। मुझे एक बात बोलो, ये 100 करोड़ हमको मिले, 100 करोड़ में से आपको लगता है ना कि 100 करोड़ में से मेजर यूज तो इस फैक्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ये सब में जाएगा, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया ना, हम लोगों ने 80 करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगाई, ठीक है। 80 करोड़ में से क्या था, 80 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ का अपना लैंड था। सर 10 करोड़ में कौन सा लैंड मिलता है, चलो 20 करोड़ का कर लेते हैं, दूर जाके बाहर के एरिया में लिए। हमारे कांटेक्ट मोदी जी के साथ थे तो हमने सस्ते में लैंड ले ली, ठीक है सर। और हमने क्या किया, 60 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगा दी बिजनेस में, 6 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लगा दी। बट काम इतना बेवकूफी की तरह किया, हम लोगों को 2 महीने में समझा कि ये जो मशीनरी हमने 60 करोड़ की ली है, ये 5G फोन ही नहीं बनाती, ये सिर्फ 3G 4G फोन बनाती। बिजनेस की वाट।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने 60 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, ये तो उसकी वाट लग गई। सर आप बोलोगे सर बेच दो ना, इतना क्या बड़ी बात है, 60 करोड़ की मशीनरी है, बेच दो तुरंत से पैसे आ जाएंगे। तो मुझे एक बात बोलो बेटा, ये 60 करोड़ की मशीनरी अगर मैं बेचने जाऊंगा ना, तो मुझे कोई इस मशीनरी का 20 करोड़ के ऊपर नहीं देगा, मैक्स टू मैक्स 20-25 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इधर मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड 40 करोड़ का लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। इतना बड़ा लॉस हो रहा है भाई, 100 करोड़ तो मेरे पास टोटल थे, उसमें 40 करोड़ तो लॉस में ही चले गए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पूरे कंपनी की वाट लग जाएगी। और एक एंगल से सोचो, आपको फिर बाद में समझ रहा है कि मुझे अब नई मशीनरी खरीदनी पड़ेगी। अब तो महंगाई भी बढ़ गई, कॉस्टिंग भी बढ़ गई, एंड नई मशीनरी का कॉस्ट ही भाई 80 करोड़ रुपए है। मतलब इधर 40 करोड़ का नुकसान, 80 करोड़ की और मशीनरी लेनी है, तो आपके बिजनेस के 12 बज जाएंगे, आपकी बिजनेस की वाट लग जाएगी। इसीलिए बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वॉल्व्स, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स। पहली चीज होती है क्या, पूछ। ह्यूज क्लैश कैश आउटफ्लो मतलब क्या कि भाई जब मैं मशीनरी लगाऊंगा, मेरा ये इंस्टॉल करूंगा, तो मेरा बड़ा पैसा यहाँ पे अटकेगा, बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़ा कैश आउटफ्लो है, तो मेरा यहाँ पे नुकसान भी बहुत अच्छे से हो सकता है, बहुत अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इतना अच्छा खासा हो सकता है कि कंपनी का ही हेराम हो जाए, कंपनी ही बर्बाद हो जाए। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिसीजन लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म डिसीजन को। अरे सर दूसरी चीज क्या है, इसका क्या होगा, लॉन्ग टर्म मतलब क्या कि ये जो मशीनरी, जैसे कि मैंने आपको बोला, ये पूरा प्लांट है, मशीनरी है ना, ये 10-10 15-15 20-20 साल के लिए रहते हैं। एक बार आप मशीनरी लगा लो, अच्छी मशीनरी एक बार के लिए लगा दो, तो क्या हो जाएगा, आपका 10 साल 20 साल कंपनी का प्रोडक्शन कभी भी हैम्पर नहीं होगा, आपको वापस से चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका लॉन्ग रन में कंपनी का अगर प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाओगे, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी के साथ देखना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक और चीज आपको यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए, जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, हमको देखना चाहिए फ्यूचर की चीजों का भी थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए, प्रेडिक्शन करना चाहिए। सर ये तो फाइनेंशियल एनालिस्ट कैसा करेगा, फाइनेंशियल मैनेजर कैसा करेगा, तो भाई फाइनेंशियल मैनेजर ऑब्वियसली कोई कुछ तो अपने अंदर लोग रखेगा ना, सारी चीजें खुद करेगा क्या, वो एआई के एक्सपर्ट को रखेगा, वो और एक एक्सपर्ट को रखेगा, वो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट को रखेगा कि ये जगह लॉन्ग टर्म में मुझे काम आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें वो देखेगा, एंड ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा। फाइनेंशियल डिसीजन का मेन इंपैक्ट होता है कि कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाना, कंपनी का फाइनेंस अच्छे से यूज करना, उसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते रहते हैं। सो ये सब्जेक्ट को आप जितना अच्छे से समझोगे ना, जितना प्रैक्टिकली समझोगे, जितना प्यार से समझोगे ना, आपको रियलाइज होगा भाई अगर मेरा ऐसा होता, मेरा खुद का बिजनेस है, ये तो हम बोल रहे हैं ना खुद की कंपनी के एंगल से सोच रहे हैं। तो मैं आपको एक और डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, हम आज से, अभी तो मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया, हर एक चीज का एग्जाम्पल जो लेंगे वो लेंगे हमारा खुद का बिजनेस, खुद का पैसा, मतलब क्या, हमारा खुद का पैसा जो इस बिजनेस। तो क्या होगा, जब खुद का पैसा होता है ना, आपको दिख रहा है भाई खुद के पैसे का लॉस हो रहा है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अच्छे से काम करना चालू करेगा, आप सोचोगे भाई मेरा खुद का पैसा लगा हुआ है इस बिजनेस में, मैं अच्छे से डिसीजन लूंगा। आप एक दिल से डिसीजन लोगे, आप प्रैक्टिकली वहां पे इन्वॉल्व होकर डिसीजन लोगे, जितना इन्वॉल्व हो गए आपका जितना उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हर बार हम क्या करेंगे, खुद का बिजनेस, खुद का भी एग्जाम्पल, सब चीजें एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मजा आएगा। ठीक है सर, तो हमको दो चीजें समझी कि हमको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी। एक और एग्जांपल देता हूँ लॉन्ग टर्म का, ठीक है, ये एग्जांपल मैं कभी भूल नहीं सकता, एग्जांपल आप भी नहीं भूलोगे। लॉन्ग टर्म, जैसे कि इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एक और एग्जांपल है शादी का एग्जांपल। हम इंडियन लोग हैं, हमारे शादियों में खर्चा होता है दबा के, बड़ा बड़ा खर्चा भाई, हमारे जितनी, बोलते हैं ना घर वालों ने जितना कमाया रहता है, वो बोलते भी है ना, इतने साल में कमाया एक दिन में उड़ाया। तो हमारे घर पे इतनी बड़ी बड़ी शादियां होती है, हमारे इंडियन कल्चर में इतनी बड़ी बड़ी शादियां होती है। तो मुझे एक बात बोलो, अगर 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 शादी का डिसीजन हमने सही नहीं लिया, तो क्या होगा, जो जिस शादी के टाइम इतना खर्चा किया था वो सब बर्बाद। ठीक है, आप बोलोगे सर डिवोर्स ले लो, तो वही है ना, वापस से लॉस, वो सब, ये ले लो वो ले लो, डिवोर्स कौन लेता है भाई। अपने इंडियन कल्चर में तो वो परंपरा है ना, 7 साल शादी करेंगे, 7 साल शादी करेंगे मतलब एक 7 जन्मों का रिश्ता टाइप। तो चलो आपकी बात मान ली डिवोर्स वाली, तो क्या होगा, 40 करोड़, वैसे जो शादी के दिन इतना खर्चा किया वो उसका नुकसान, फोटोग्राफी की, फोटो प्री शूट वेडिंग शूट सबका नुकसान, और ऊपर से चलो डिवोर्स भी नहीं लिया, गलत इंसान से शादी कर ली,
तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर उसका। ऑन द अदर हैंड अगर आपने सही इंसान से शादी की तो क्या होगा? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, अच्छा जिंदगी भर खुश रहोगे, जिंदगी भर हैप्पी रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे प्रोडक्शन आपका, प्रोडक्शन मतलब आपका काम, आपके एफिशिएंसी बढ़ेगा, काम अच्छे से कर पाओगे, आपका करियर ग्रोथ वगैरह भी अच्छे से हो जाएगा। तो सेम चीज अब यहाँ पे होती है। तो इसको, इसके नीचे एक चीज लिख दो लॉन्ग टर्म के यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक और चीज लिखेंगे, यहाँ पे ना एक टेक्निक यूज होती है। कौन सी टेक्निक यूज होती है? कैपिटल बजट, कैपिटल बजटिंग। अरे सर, सर ये कैपिटल बज कैपिटल एंड अपना शेयर कैपिटल दो चीजें अलग अलग है। क्लियर है? पहले ही बता रहा हूँ। कैपिटल मतलब क्या, हमने इंटर में भी सुना रहेगा। ये कैपिटल मतलब जो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर, प्लांट एंड मशीनरी में वगैरह जो अपन खर्च, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े बड़े एक्सपेंडिचर। इसको एक और वर्ड होता है कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये सर कैपेक्स भी इसको बोलते हैं सर। तो इतना अभी के लिए आपको समझना है। आई होप आपको ये समझ आ गया। सर चलो माना, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने के लिए इतना सोचना पड़ रहा है सर, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेने के लिए क्या इतना सोच? तो मुझे एक बात बोलो, शॉर्ट टर्म डिसीजन मतलब क्या? कंपनी में शॉर्ट टर्म मतलब डेली बेसिस पे, शॉर्ट टर्म मतलब डे टू डे बेसिस पे, मंथ टू मंथ बेसिस पे, हर हर कंटिन्यूस बेसिस पे कौन सी चीज चलती रहेगी? यस, हम अगर ये फोन की प्रैक्टिस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमको क्या कर रहे हैं? हम इस फोन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सबका अपना चल रहा है, काम चल रहा है। तो इस प्रोडक्शन करने के लिए डे टू डे बेसिस पे कुछ तो भी करने के लिए कुछ तो भी खर्चा आता रहेगा ना? यस। ये कंपनी को वर्क करने के लिए कुछ तो भी कैपिटल लगता है, कुछ पैसा लगता है। इसको बोलते हैं, पहली चीज वो होती है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल मतलब क्या कि हमको ये बिजनेस में, ये फोन को मुझे प्रोड्यूस करना है, फोन को मैन्युफैक्चर करना है, तो मुझे डे टू डे बेसिस पे मेरा खर्चा क्या है, मैं अंदाजे से एवरेज खर्चा कैलकुलेट, और उतना खर्चा मैं बेर कर लेता हूँ। सर सिंपल है ना? इतने से चीज के लिए आपने इतना टाइम क्यों घाला? चलो एक एग्जाम्पल, अगर फॉर एग्जाम्पल से मैंने कैलकुलेशन ठीक से किया नहीं और मैंने बोला कि भाई मेरे पास है ना, ये 20 करोड़ एक्स्ट्रा बच रहे थे ना यहाँ पे, चलो एक काम करते 10 करोड़ रुपए का क्या करूंगा मैं, अपना शॉर्ट वर्किंग कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट कर दूंगा, वर्किंग कैपिटल में मेरा 10 करोड़ रुपए लगा दूंगा। बट आपको समझा भाई, एक्चुअल में, एक्चुअल में तुझे वर्किंग कैपिटल की जरूरत है 5 करोड़, तूने कितना रखा है? 10 करोड़। तो आप बोलोगे सर अच्छा है ना, वर्किंग कैपिटल कभी हैम्पर ही नहीं होगा, कभी वर्किंग कैपिटल रुकेगा ही नहीं, कभी कभी वर्किंग कैपिटल में पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, लिक्विडेशन प्रॉब्लम कभी आएगा ही नहीं। तो भाई एक और चीज तू भूल रहा है, जो कि है ये पैसे तेरे को फुकट में नहीं मिले थे, ये पैसे के पीछे तेने बहुत बड़ा कॉस्ट पे किया था। तो एक बात बोल, अगर फॉर एग्जांपल से तेरा ऑन एन एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नया वर्ड यूज किया क्या? नहीं भाई, ऊपर बताया ना मैंने, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या, कुछ तूने प्रेफरेंस से पैसा लिया है, कुछ डेट से पैसा लिया है, कुछ इक्विटी से पैसा लिया है, टोटल सबका पैसे का कैलकुल कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करके ऑन एन एवरेज तुमने देखा कि तुझे 20% का तो कॉस्ट कैपिटल पे देना है। मतलब जो तूने पैसा रेज किया ना, उस पे तेरे को 20% का खर्चा है। मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ इंटू 20%, भाई क्या हो रहा है? तो 1 करोड़ का तो अननेसेसरी खर्चा कर रहा है, जहां का जिसका यूज भी नहीं है। 1 करोड़ तेरा फालतू में खर्चा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं ऐसा करता तो आप बोलोगे एक काम करो भाई, फिर कॉस्ट है ना, तो एक काम करो कम रखो कैपिटल, कैपिटल है ना सिर्फ 2 करोड़ रुपए रखो। बट भाई तेरी रिक्वायरमेंट 5 करोड़ है। तो इससे क्या होगा? डेली बेसिस पे तेरा वर्किंग कैपिटल, तेरा मैन्युफैक्चरिंग हैम्पर होगा, तेरा प्रोडक्शन हैम्पर होगा, तेरा एक भी चीज कभी ठीक से काम नहीं करेगी, और तेरा डे टू डे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैम्पर हो जाएगा। इससे तेरे प्रोडक्शन में इशू आ जाएगा। तो हमेशा 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 हमने वर्किंग कैपिटल के टाइम पे दो चीजों का ध्यान रखना है कि आपको कैपिटल की कितनी जरूरत है, आपको कितने कैपिटल की जरूरत है, एंड उतना ही आप कैपिटल रख रहे हो या नहीं रख रहे हो। एक्सेस रखोगे तो उसको आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा, और कम रखोगे तो आपका प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर हो जाएगा। क्लियर? एक हो गया अपना वर्किंग कैपिटल।
तो हमने क्या किया, 5 करोड़ का ही कैपिटल रखा, मस्त अच्छे से वर्किंग किया, सब कुछ किया, सब कुछ किया। तो हमारा प्रोडक्शन भी हो रहा है, हमारा फ़ायदा भी हो रहा है, कंपनी में पैसे भी आ रहे हैं। तो पैसे आते ही सबसे पहले कौन आया? गवर्नमेंट आया, सबसे पहले अपना डेट होल्डर्स आए, वो अपना इंटरेस्ट लेके गए। इंटरेस्ट के बाद क्या हुआ? इंटरेस्ट के बाद जो भी खर्चे सब माइनस होने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बचा, उसमें निर्मला दीदी आई और बोली मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। तो उसको हमने टैक्सेस पे कर दिए। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को क्या किया? हमने उनका प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया। अब बचा कौन सा डिविडेंड, किसका पैसा? अब बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो नेट, तो एंड में जो प्रॉफिट बचा वो किसका बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का बचा, बराबर है। तो यहाँ पे भी एक डिसीजन हमको लेना पड़ता है कि इनमें से कितना पैसा जो है हमको एज अ डिविडेंड पे करना है। सर इतना क्या बड़ी बात है, इनका पैसा है, ये डिसाइड करेंगे कि कितना देना है, कितना नहीं देना है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है, डिविडेंड डिसीजन। क्या ये डिविडेंड डिसीजन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में आएगी क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड आपको पे करना है। ये डिविडेंड डिसीजन सिर्फ इक्विटी के केस में आएगी। इक्विटी के केस में आएगी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी के केस में आएगी का मतलब ये हुआ कि हमने कितना अमाउंट ऑफ मनी डिविडेंड को देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है। यहाँ पे आप बोलोगे सर प्रॉफिट जितना हो रहा है ये तो पूरा का पूरा इक्विटी वालों का ही है ना, तो उनका हक क्यों मार रहे हो? उनको दे दो ना पैसे उनके। तो नहीं बेटा, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कंपनी में अगर आपका खुद का बिजनेस है, तो अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट आप अगर घर लेके जाओगे ना, आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। अब एक वो बोलते हैं ना, एक्सपांशन के लिए, कंपनी के एक्सपांशन के लिए एडिशनल कैपिटल लगता है। जब मुझे, और वो बोलते हैं ना, मैं अभी इतने का सेल्स कर रहा हूँ, आपने सुना रहेगा किसी का एक चाचा मामा पापा आंटी आजोबा किसी का भी एक शॉप रहेगा, वो क्या बोलेगा, भाई मेरे पास है ना, अगर अभी और पैसे रहते ना मैं और कमाता, और पैसे रहते और कमाता। इसीलिए डिविडेंड डिसीजन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिसीजन है कि कितना पैसा कम शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड पे करना है और कितना पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस करके रखना है। जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बैलेंस शीट में देखे थे, इसलिए मैंने वो बैलेंस शीट आपको खोल के दिखाई थी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिमिटेड के बैलेंस शीट में कितना पैसा था। इतना पैसा था कि वो हमको गिनने भी नहीं आया। तो उतना रिजर्व्स एंड सरप्लस लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ग्रो करना है, कंपनी को पैसा बढ़ाना है। एट दैट कंपनी ग्रो होगी तो क्या होगा? कंपनी के शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ही फायदा होगा। इसीलिए ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो अगर मुझे बिजनेस करना है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चलो रिवाइज करते हैं। अगर मुझे बिजनेस करना है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मुझे पैसों की जरूरत कितनी है, एंड वो पैसे मैं कहाँ कहाँ से लाऊंगा। तो मैंने देखा कि मैं प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर से पैसा रेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे कॉस्टली कैपिटल कौन सा था? सबसे कॉस्टली इक्विटी था। क्यों? क्योंकि उनकी रिस्क सबसे ज्यादा होती है, मतलब एज अ इक्विटी के इन्वेस्टर के एंगल से, कंपनी के एंगल से इक्विटी वालों की रिस्क सबसे कम है, क्योंकि वो पैसा मांगेंगे नहीं। क्लियर है सर? तो हमने देखा कि इन सबके कॉम्बिनेशन से हम कैपिटल रेज करते हैं, जहां पे हमारा कॉस्ट क्या होना चाहिए? कॉस्ट कम से कम आए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है सर? तो हमने ऐसा करके 100 करोड़ रुपए रेज कर लिए। तो 100 करोड़ रुपए ये रेज किए, आप क्या इसको बैंक में एफडी बनाएंगे कि नहीं? इससे बिजनेस करेंगे। तो हम इस पैसों को यूटिलाइज करेंगे। एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब क्या? लॉन्ग टर्म मतलब जहां पे मुझे बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने हैं, फैक्ट्री डालनी है, सब कुछ करना है, उसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म डिसीजन। जो हमारा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, ह्यूज कैश आउटफ्लो होता है। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म डिसीजन, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? डे टू डे एक्सपेंडिचर जो आते हैं उसके बोलते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन। क्लियर है सर? और एक और चीज, ये जब चीजें चलती रहेगी, आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको एक और चीज करनी पड़ती है, एक और चीज आपको करनी पड़ती है। वो करनी पड़ती है आपको वैल्यू। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब क्या? कि ये सब चीजें काम कर रही है ना ठीक से, नहीं कर रही है ठीक से, आपको सबको चेक करना रहता है, सब पे आपको चेक करना रहता है, सब पे आपके ट्रैक रखने रहते हैं। उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एंड ये कैसे करते हैं हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग सब चीज का रेशोज निकालते हैं। रेशो मतलब क्या? आपने सुना रहेगा सर, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस सेल रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस सेल्स रेशो, टर्नओवर रेशो, असेट रेशो, सब कुछ।
मतलब क्या कि हमारा सेल्स कितना हो रहा है, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हमारे कॉम्पिटिटर्स का प्रॉफिट क्या है, ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं। हम लोग एक चेक रखते हैं, हमारा चेक रखते हैं। ऑब्वियसली हम लोग कोई भी चीज कर रहे हो, अब अभी पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप लोग उसे पढ़ते हुए चलोगे क्या आगे? नहीं, हम देखेंगे कि भाई मुझे पुराना कितना याद आ रहा है, क्या वो मुझे इफेक्टिवली याद है, क्या मेरे क्लासेस कितने हुए, कितने क्लासेस बचे, मेरा चेक रखोगे ना, उसको भी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बोलते हैं। एंड ये तीन चीजें हैं। सबसे पहला प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एंड तीसरा परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये तीन है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर ये आपका थ्योरी क्वेश्चन बोल के भी आपको पूछते हैं। तो ये आपका ऑलमोस्ट, मैंने आपको बोला था कि सिलेबस आपका स्टार्ट हो गया है। एंड आपको मैं अगर आपको बता दूं कि ये हमने जो डिस्कशन किया, ये जो हमने बिजनेस बनाया, ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट योर कंप्लीट कंप्लीट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस, सीएमए इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। यकीन नहीं हो रहा है तो आ जाओ, आपके क्वेश्चन मॉड्यूल में मैं आपको दिखा दूं। सर ये है अपना सीएमए इंटर का एफएमडीए का मॉड्यूल, पेपर नंबर 11। यस, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको 7 चीजें दिख रहे हैं, 7 चैप्टर। बट मैं आपको बोलूँ, ये है आपका धोखा। धोखा क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे जाओगे डिटेल इंडेक्स में, तो डेटा एनालिटिक्स भी है, वो अलग चैप्टर है, मैं आपको बोल रहा हूँ। डेटा एनालिटिक्स में 4 ही चैप्टर है, एंड वो 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बोला 20-80% के आपके रेशो में आता है। तो अगर आप डिटेल इंडेक्स में आओगे नीचे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि चैप्टर नंबर 1 में 3 चैप्टर दिए, चैप्टर नंबर 2 में 2 चैप्टर दिए, चैप्टर नंबर 3 में 4 दिए हैं, यहाँ पे 2 दिए हैं, यहाँ पे 5 दिए रहे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर इंटरलिंक है, कुछ कुछ चैप्टर इंटरलिंक नहीं है, सब कुछ जो है मैं आपको बता। बट अगर आप वन बाय वन, चलो एक बार काम करते हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि थोड़ा सा समझ लो, जान लो सब्जेक्ट के बारे में, फिर मैं आपको बोलूंगा तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो हमने कर लिया। ऑब्वियसली चैप्टर है, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, आज जो मैंने आपको नॉलेज दिया ना, मैं कल हम लोग और डीप में जाने वाले, हर एक कंसेप्ट के डीप में जाएंगे और एक कंसेप्ट में लिखेंगे। आज हमने कुछ लिखा नहीं है, कल से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको कल ये 3 पेन तो कैरी करने ही है, ब्लैक ब्लैक ग्रीन रेड। एंड उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ, ब्लू वाला पेन भी कॉपी कैरी करो। मैं जो बोलूंगा प्लीज लिखो, आपका जो है कॉन्फिडेंस इस सब्जेक्ट का बढ़ेगा, डिटेल में बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है सर। दूसरी चीज आती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ये आपने इंटर में देख लिया है, फाउंडेशन में देख लिया है, तो ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने सिलेबस का। रिस्क एंड रिटर्न को मैंने आपको बताई, क्या रिस्क वगैरह के बारे में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फाइनेंशियल मतलब कहाँ से पैसा रेस कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उसके रिलेटेड ही है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के रिलेटेड। फिर टूल्स फॉर एनालिसिस, ये जो मैंने आपको बोला था एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन वाला, ये पार्ट में आता है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सर दो दो क्यों आए? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो थेरी है। यस, ये वाला चार्ट जो है वो प्रैक्टिकल है। आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कौन सा थेरी है, कौन सा प्रैक्टिकल है, वो सब। ठीक है, ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ। फिर कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग बड़े बड़े डिसीजंस कंपनी के जो आपको करने रहते हैं, कैपिटल बजटिंग चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक ही चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल के बारे में जो हमने आपको डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ द फर्म मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सब कुछ। कि डिविडेंड डिसीजन क्या होना चाहिए, लिवरेज एनालिसिस क्या होना चाहिए, लिवरेज क्या है वो मैंने अभी तक आपको बताया है, कल हम इसके बारे में डिस्कशन करने ही वाले हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या था, आपका पूरा का पूरा सिलेबस का ओवरव्यू था, जो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा का पूरा रिवाइज किया, सब कुछ किया। एंड इसके बाद आपको एक रफ आइडिया आ गई रहेगी कि हम इस सब्जेक्ट में। तो ये तो आज मैंने आपको जो डिस्कशन किया, मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे टर्म्स थे, अलग अलग टर्म्स थे, आपको टाइम लगा रहेगा। टेंशन मत लो, हम लोग इसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करने। हमने अब आज तो कुछ लिखा भी नहीं था, आज तो मैंने सिर्फ आपको सुनने बोला था, क्वेश्चन आंसर सेशन किया था। कल तो हम लोग इसको आपको रिवाइज करने बोलेंगे, आपको मल्टीपल टाइम बोलने बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट का बढ़ेगा। इस सब्जेक्ट में आपको ग्रिप मिलेगी। मैं आपको बोल रहा हूँ 2-3 दिन इस सब्जेक्ट को दे दो, बहुत ही प्यारी तरीके से आपको इस सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है इस बात में। आपकी इस सब्जेक्ट की रिस्पॉन्स पूरी की पूरी मेरी, इस सब्जेक्ट में स्कोर करने के 100 पर पास होने की प्रोबेबिलिटी 100% में कर दूं। वो टेंशन मत लो, पास तो बहुत छोटी वर्ड है, हम लोग है ना बहुत ही ज्यादा एक्सेलेंस के उसके ऊपर जाएंगे, बहुत ही ज्यादा इस सब्जेक्ट में मास्टर सर। तो दिस वाज आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल अपन क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे सब कुछ। तो दिस वाज सीए उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ ओवर।